देखो भाई, कल की क्लास में मैंने क्या समझा, कल की क्लास में मैंने समझा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये तो समझा था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ लिया। आज पता क्या समझने वाले, आज समझने वाले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हो, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है सर, याद रखना बात, यह बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के यहाँ, जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा यहीं दूर हो जाने वाला, याद आएगी बात ये। अच्छा मैं पहले यूट्यूब वालों से कह दूँ, भाई एक बात तो तुम ध्यान लगा कर सुन लो, ये पता क्या करेंगे ये यूट्यूब वाले, सीधा जाकर नोट्स पढ़ना शुरू कर देंगे, क्लास देखते नहीं। अबे चैट इतने मारूंगा ना, याद रखोगे, बिना क्लास देख के आने जाए मेरे पास, नोट्स में वहाँ गोला लगा के भेज रहे मुझे वाले नाम का गलत लिखवा रखी, चैट इतने मारूंगा ना, याद रखोगे। पहले देख कर क्लास में कुछ समझाया मैंने सुबह था, गलनांग की परिभाषा भर कर भेज रहे मुझे, देखो ये गलत है भाई, तुम्हें ज़्यादा पता, मैं ज़्यादा पता, जिसके बारे में नहीं पता हो तो बात नहीं करनी चाहिए, मतलब व्हाट्सअप पर जाएगा मैसेज करके भेज रहे बेवकूफ़ आदमी। हाँ बहुत सारे ऐसे तो कर, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ भाई, वीडियो देख लो पहले जाकर, क्या समझाया वहाँ से, हो सकता है मैंने वो नहीं बताया हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना, मैंने कहा ना, मैं शुरू में बोल रहा, मैंने कहा सारा नोट्स में फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ ऐड करनी पड़े तुम उसमें, और मेरा क्लास देखने के बावजूद ना बाद में बताएं कि यूट्यूब पर जाकर क्वेश्चन लगाने, तुम ऑब्जेक्टिव भर भर के क्वेश्चन लगाने, कंसेप्ट उससे क्लियर होगा, सही बात है, भर भर के क्वेश्चन जितना हो सके, कम से कम 100-150 क्वेश्चन, क्या 100-150 के क्वेश्चन आसपास, 100 क्वेश्चन लगाओ कम से कम चैप्टर के जाकर, तब जाकर बताऊँ, 100 नहीं लगा सकते, कितने भी मरे हुए इंसान हो तुम 50 क्वेश्चन तो लगाओ, 50 क्वेश्चन जाकर, तब बताना मुझे, है ही नहीं क्लास में, एक साथ इतना कवर नहीं कर रखा जितना मैं कवर करके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझना अच्छे तरीके से मैं क्या समझा रहा हूँ, और दूसरा मैं रटाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, इतना बताऊंगा जितना तुम्हारे पेपर में काम का होगा और आगे तक लास्ट तक भी काम आता चला जाएगा, कंसेप्ट विद क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितने सारे क्लास में बोल के बताए तुम्हें, समझ में आई बात है, ठीक, और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, नहीं तो रट्टा ही मारता रह जाओगे, और कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, ना 4 अक्षर बोल सकते, ना लिख सकते, ना सुन सकते, समझ में आई बात है। तो बहुत जरूरी हो कंसेप्ट क्लियर करना, सबसे पहले मेन चीज हो कंसेप्ट क्लियर करना। 1000 फैक्ट में भी दे सकूँ, रट लो उठा के जाकर, कितने फोटो स्टेट करवा के कितने PDF बना के दे दूंगा तुम्हें, कुछ फायदा थोड़ा ही हो रहा उसका, समझ नहीं बात, इसे तो लिख के बच्चे बर्बाद हो गए, ठीक है। मुझे एक लड़की कह रही जी हमने उत्तराखंड का, जी हमने जो कौन सी पॉलिटी के 3 नोट्स भरवा रखे इन्होंने, 3-3 4-4 नोट्स, याद हो गए, याद ही नहीं होते, याद भी तो होना जरूरी है, सबसे मेन चीज़ है याद होना। जब बच्चा पेपर के अंदर जाना तो उसके हाथ में सिर्फ एक पेन हो, अब तो वो पेन भी वहीं ले लो खुद का वो पेन भी नहीं, अब तो वो भी नहीं होता, जब पेपर में बैठा है तो सिर्फ एक पेन होगा और सामने 2 पेपर आएंगे, एक पेपर आएंगे वो हमारी सीट आ गई, तो उसके अंदर पता क्या करना पड़ा, अपनी खोपड़ी का प्रयोग करना पड़ा, यानी डाटा दिमाग बनाना चाहिए, और यही सीखेंगे यहाँ कि डेटा कैसे दिमाग में रहने वाला तुम्हारे, समझ में आएगी बात है, ठीक है। पढ़ो तमीज़ से बैठ कर, यार पढ़ाई कर तो करते नहीं बच्चे, पढ़ाई भी थोड़ी तमीज़ से करनी पड़े, अपनी गलतियों को मान कर सोचो मैंने गलती कहाँ करी, सबसे बड़ी बात है इंसान अपनी गलतियों का ठीक रहा, दूसरों को फोड़ना शुरू करा दे, इतने ही बदतमीज, उन्हें नहीं पता क्या करना। पहले ये तो देखो तुम कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे तैयारी करनी, कौन सा कंटेंट, किस चीज़ को फिल्टर करना, कितने घंटे की तुम्हारी पढ़ाई है, टाइम टेबल तुम्हारा क्या है, समझ नहीं बात यार। तो मेहनत करनी पड़ा, ऐसा थोड़ा ही हो कि आए तुम पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, देखना पड़ा कौन सा सिस्टमेटिकल तरीके तुम मुझे पढ़ना, यही तो मेंटरशिप का फायदा हो, वो क्लास में वही तो बता रहा टीचर, वो क्लास में यही तो बताएगा तुम्हें, अब तुम्हें क्या पढ़ना, कल को क्या पढ़ना, तुम्हें परसों को तुम्हें क्या पढ़ना, तरसों को क्या पढ़ना, यही हो मेंटरशिप, बिना गुरु का ज्ञान थोड़ा ही मिल जाएगा। चले, तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप बनाया गया है यहाँ से, तो भाई जिसके पास वर्ल्ड का मैप नहीं होगा, यूट्यूब वाले वर्ल्ड का मैप ले लेना, क्योंकि आगे इसका काम पढ़ने वाला सारा का सारा तुम्हारे पास तो होगा, ऑक्सफोर्ड वाला मैप, ऑक्सफोर्ड वाला मैप पूरा का पूरा लेकर रख लेना, उसके बिना काम नहीं चलता बिल्कुल भी, ठीक, बार बार देखना पड़ेगा। यहाँ मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया, वर्ल्ड का मैप बनाने से पहले समझ लेते हैं आज हम कि महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, महासागर का निर्माण कैसे हुआ। सर ये जो हमारे पास ही कॉन्टिनेंट, महाद्वीप को हम कॉन्टिनेंट बोल रहे, बार बार मैं कॉन्टिनेंट यूज करूंगा, मिट्टी का भूभाग, जहाँ मिट्टी उसे बोल लेंगे महाद्वीप, जहाँ पानी ना उसे महासागर बोल लेंगे, ओशन, याद रहेगी बात यार। तो एक तो कॉन्टिनेंट, एक ओशन, बने कैसे, कैसी पृथ्वी, कहाँ थी, क्या था पहले, सवाल आते हैं वहाँ से पेपर में, भर भर आते हैं सवाल, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहा है ये इसका वीक सेक्शन है, क्योंकि एग्जामिनर को खुद पढ़ते वक्त दिक्कत हुई होगी, याद रहेगी बात है। जब मैं खुद पढ़ता था मुझे खुद प्रॉब्लम होती थी, उससे पक्का मालूम है कि तुमको क्या आता होगा क्या नहीं आता होगा, जिस चैप्टर में तो खुद प्रॉब्लम होगी ना उसके पक्का सवाल डाल रहा होगा जान पूछ कर, समझिए, जहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक, उसके अंदर से खींच के लेगा होगा सवाल, उसे सब मालूम है, सही बात है, ठीक, उससे एक लेवल ऊपर जाकर पढ़ना पड़ा, सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, समझ लो अच्छी तरह, ध्यान से अच्छे तरीके से, नहीं तो बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या था वो, ये हमारी अर्थ पूरी की पूरी जो हमारी अर्थ है, देखो ये हमारी अर्थ है,
कल हमने इसके बारे में समझ लिया। याद रहेगी बात, कितना सुंदर गोला बन गया भाई। चलो थोड़ा सा बिगड़ गया, नजर लगा दी तुमने इसको। ये हमारी अर्थ पृथ्वी होगी। हाँ जी, हो तो गई है। इस पृथ्वी के अंदर कुछ महाद्वीप, कुछ महासागर। जहां तुम रह रहे, जिस स्थान पर तुम रह रहे वो महाद्वीप, निकल चले जाओगे गोवा वाले बीच पे, एक मारूंगी खींच के। गए नहीं है तुम? वरना मुझे बता सकते हो कोई गाना ना, गोवा वाले बीच पे एक मारूंगी, दो मारूंगी, जो भी होता होगा। तो गोवा वाले बीच पे तुम जाओगे तो वहां क्या होगा, समुद्र आना स्टार्ट हो जाएगा। वो महासागर, हम रह रहे कॉन्टिनेंट पर, वो ओशन है महाद्वीप। क्यों, कहां से आया, क्या कारण है, जानना बड़ा जरूरी है। यही समझना आज हमें कि कहां से आया वो ओशन, कहां से आया समुद्र, कहां से आए पहाड़, कहां से आए पर्वत, सब अच्छी तरह ये महाद्वीप बना कैसे, और सवाल कैसा आगा पेपर में। पहले समझना फिर सवाल, क्योंकि समझना था नहीं जरा सवाल हो जा मेरा। ठीक है, समझाने का मेरे पास इतना टाइम है, मैं इस पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक बोल सकता हूँ, इतना नॉलेज मेरे पास है। ठीक है, याद रही बात है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, तो फालतू का एडवांस बोलने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में पता ना हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो भी कह रहा हूँ यूट्यूब वालों याद रहेगी, यस और नो। चलो, तो क्या हमारे पास अर्थ, तो अर्थ की सुन लो, ध्यान लगाएगा, बहुत जरूरी है भाई। अब अर्थ के बारे में हम जानते हैं, अर्थ में हुआ क्या है महासागर का, और जो महाद्वीप का निर्माण हुआ कैसे। जो महासागर है, ये महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहली बार पूरी दुनिया में अगर कोई कुछ बताया गया तो एक वैज्ञानिक थे एच डी लव। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें। एक प्रिंसिपल दिया उसने, उसे बोलते हैं संकुचनवादी सिद्धांत। सबसे पहली बार अगर किसी ने बताया कि इस पूरी पृथ्वी के अंदर ये महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, आए कहां से हैं। नीचे क्या होगा, अटलांटिका होगा। आए कहां से हैं ये महाद्वीप और ये महासागर जो आए कहां से हैं। सबसे पहली बार सिद्धांत आया, पूछा जा सके पेपर में भी डायरेक्ट कि बताओ महासागर और महाद्वीप के निर्माण से संबंधित, उनकी उत्पत्ति से संबंधित, जब उनका निर्माण हुआ, जब उनका फॉर्मेशन हुआ, एक कॉन्टिनेंट हमारे ओशन है, इन दोनों का फॉर्मेशन जब हुआ पहली बार, कौन सा प्रिंसिपल सबसे सामने आया। ठीक है, क्या नाम है उसका, एच डी लव का सिद्धांत हो। एच डी लव के सिद्धांत हो, उसका नाम संकुचनवादी सिद्धांत, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, समझ की बात है। और आजकल ऐसे क्वेश्चनों का ट्रेंड है। संकुचनवादी सिद्धांत कौन सा, संकुचन, कन्वर्जिंग प्रिंसिपल, संकुचनवादी सिद्धांत, संकुचनवादी सिद्धांत, ये संकुचनवादी सिद्धांत, ये प्रिंसिपल एक प्रकार का कन्वर्जिंग प्रिंसिपल। ठीक, ये दिया किसने, एच डी लव ने। किसने दिया, एच डी लव। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे थे भाई, बात ऐसी कुल मिला के इन्होंने बात बताई, एच डी लव थे जो, इन्होंने का मानना था कि जो पूरा का मुझे महाद्वीप है ना, महाद्वीप और जो हमारा महाद्वीप है, जो मिट्टी का भूभाग महाद्वीप कहलाता, जो आसपास जमीन है जहां पानी भरा हुआ, उसे हम ओशन बोलते हैं, उसे सागर बोलते हैं, सागर महासागर बोलते हैं उसे। और ये निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहली बार इन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक, पेपर में क्या सवाल पूछेगा, ये पूछेगा बताओ संकुचनवादी सिद्धांत किसका, एच डी लव का। फिर ये पूछेगा संकुचनवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति, यानी उनके निर्माण से, उनके फॉर्मेशन से संबंधित है। याद रही बात है, तो कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, क्वेश्चन भी साथ साथ बता चलूंगा। उसके बाद अब बताया क्या इन्होंने, अब सबसे बड़ी खास बात है ये बताया क्या उसने, चले बता क्या बताया था उसने, कहाँ गई, बता क्या बताया था उसने। अच्छा ये बताओ, चलो समझ गए। जब पहली बार पृथ्वी के अंदर शीतलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, पृथ्वी पहले काका तब तवा गोला थी, तो वह पृथ्वी ठंडी हुई। जब ठंडी हुई ना, उसका जो भाग पहली बार ठंडा हो चुका है, जो पहले से ठंडा हो चुका है, वो नीचे धसक चुका है। जो भाग पहले तक ठंडा हो चुका है वो ना नीचे धसक चुका है, वो नीचे धस चुका है, ठंडा हो चुका, नीचे धस चुका, तो वहां मर गया पानी, उसे हम बोलते हैं महासागर। महासागर, याद रहेगी बात है। और जो भाग अभी ठंडे होने की प्रक्रिया में, अभी ठंडा नहीं हुआ, ठीक, ठंडे होने की प्रक्रिया में उसकी तरफ बढ़ रहा, ठीक, उसे बोलते कॉन्टिनेंट। ये तो ओशन हो गया हमारा, ठीक, और ये क्या हमारा कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। महाद्वीप, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सबसे पहली बार कौन सा सिद्धांत आया, एच डी लव के द्वारा दिया गया संकुचनवादी सिद्धांत। उसने कहा पृथ्वी जब शीतलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, कुछ भाग पहले ही ठंडा हो गया था, जो ठंडा हो गया था नीचे धसक चुका था, जो धसक चुका, गोवा वाला बीच नीचे धसक चुका, पानी भर गया पूरा का पूरा, तो क्या कहलागा हमारा महासागर। जो भाग ऊपर उठ गया वो क्या कहलागा हमारा महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। यस और नो, आगे बढ़ू फटाफट, सब नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई,
कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, अब हम पूरा आगे बढ़ते हैं। लेकिन बात पता क्या थी? बात यो थी, महासागर और महाद्वीपों का निर्माण ऐसे नहीं हुआ, इस बात को सीधा गलत साबित कर दिया। और गलत साबित करने वाले बहुत बड़े भूगर्भ शास्त्री नहीं, वे एक प्रकार के जलवायु शास्त्री थे। उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर सबका सत्यानाश करके चला गया, अकेला बंदा। लेकिन सवाल पता क्या है? एक जलवायु शास्त्री होने के नाते वो पृथ्वी की भूगर्भ शास्त्री भी बन गया। हो आया था जलवायु के ऊपर रिसर्च करने, जलवायु से संबंधित, जलवायु कैसे बदल रही कैसे नहीं। लेकिन क्या हुआ? वक्त एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो क्या हुआ? वक्त, जज्बात और हालात बदलने के बावजूद ये हुआ, ये पूरा का पूरा युग पता चला लगा महाद्वीप कैसे काम कर रहे, ये महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, तुम करने क्या आए थे और क्या कर रहे हो। ये बात अल्फ्रेड वेगनर तो सीखी जा सके। अल्फ्रेड वेगनर ने तुरंत एक सिद्धांत दिया। पता कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक, इसे बोलते कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी याद रहेगी बात। और समझते हैं इसके बारे में क्या दिया सुनो, क्या बताया सुनो, बहुत ध्यान से समझना, एक सिस्टमेटिकल तरीके से। दूसरे नंबर की खास बात, ये जो सिद्धांत था ना संकुचनवादी सिद्धांत, उसे गलत साबित कर दिया, कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, पेपर में जो सवाल लगा मैंने तुम्हें बता दिया, वो नहीं पूछने का झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। सही क्या है, गलत क्या है? सही कुछ नहीं होती, सही किसी का भी नहीं है इनमें से जितने बोल रहे हैं, सही बात है। लेकिन पेपर में हमें सवाल करना, मकसद है सवाल करना हमारा, ठीक। सवाल कैसा आगा उसको कर दिया, इतना ही पूछेगा। संकुचनवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, क्या बताया, हल्का टिक करके आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें देखना ये सही है गलत कैसे, क्वेश्चन लगाओ, जाकर यूट्यूब पर जाओ, क्वेश्चन लगाओ, बुक खोल लो, क्वेश्चन लगाओ। महाद्वीपीय और महासागर के निर्माण से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल यूट्यूब पठाओ, ऐसे डाल दो, महाद्वीपीय और महासागर के निर्माण से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल। खाली ऑब्जेक्टिव सवाल करने से काम नहीं चलने का, अब कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले कंसेप्ट पढ़ो, फिर सवाल लगाओ जाके। याद आ रही बात है, और जरूरी हो, याद रखना बात है। दूसरे नंबर पर, ये तो अर्थ होगा हमारा। दूसरे नंबर पर अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, अल्फ्रेड वेगनर की बात समझते हैं। पहली बात तो अल्फ्रेड वेगनर जर्मन का व्यक्ति था। कहाँ का? जर्मन का व्यक्ति था। और जर्मन का एक व्यक्ति था, मैंने कहा ना, जो जलवायु से संबंधित वैज्ञानिक हो, जो जलवायु से संबंधित अध्ययन करने का वाला व्यक्ति था, जर्मन का व्यक्ति था। जर्मन के लोग बहुत एक्सपर्ट हो, हर चीज में एक्सपर्ट हो, बहुत जबरदस्त खोज हुई वहाँ, भले ही वहाँ हिटलर पैदा हुआ हो समझने की बात है। तो जर्मन के लोग बहुत एक्सपर्ट हो। ऐसे इन्होंने पता क्या करा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान लगा सुनो। इन्होंने पता क्या कहा, यूँ कहा कि यार ये ना, जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप, ठीक, ये महासागर, इन्होंने कहा ये महाद्वीप है ना, ये महाद्वीप यहाँ है ही नहीं, ये सारे के सारे महाद्वीप है ना, इस आपस में सबको फिट कर दो। ये भाग यहाँ फिट हो जाएगा, ये भाग यहाँ फिट हो जाएगा, ये भाग यहाँ फिट हो जाएगा, और ये पूरी पृथ्वी, अरे पूरी पूरी पृथ्वी किसी जमाने में यहाँ थी, यहाँ इस पूरे इलाके में थी, यहाँ इसका केंद्र पड़ता था। इस स्थान को हम डरबन बोलते हैं। आजकल अफ्रीका में पढ़ो, कहाँ से ये सारी चीजें एक साथ आपस में जुड़ी हुई थी, और इनका विखंडन हुआ और ये टूट टूट कर दूर जा रही। ये बात अल्फ्रेड वेगनर ने बोली। कब बोली? 1918 में उन्होंने किताब छापी थी, और उस किताब के अंदर जिक्र करा था, और लोगों ने पढ़ी किताब, और पढ़ने के बावजूद पता क्या हुआ, फिर निष्कर्ष निकाल ले, अच्छा ये है तो भूगर्भ जलवायु शास्त्री। तो जब ये जलवायु शास्त्री था, ये कैसे बता रहा है इन सब चीजों के बारे में, इसकी बहुत आलोचना स्टार्ट हुई, बहुत जबरदस्त मात्रा में। अल्फ्रेड वेगनर को बहुत झेलना पड़ा। जो किताब लिखी, उस किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। यह किताब थी 1918 में। कभी यह पेपर पर सवाल भी पूछ ले, यह किताब किसकी है, द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। 1900 कब की बात है, 18 में प्रकाशित हुई है, 15 में लिखी थी इसने किताब। यह 1915 में पहली बार महात्मा गांधी आए थे, 9 जनवरी को पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए, याद रखना बात। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आई, ये भी ठीक है। अच्छा, अल्फ्रेड वेगनर ने जब ये किताब छाप दी, इसके अंदर उन्होंने क्या दिया, इसके अंदर उन्होंने बताया कि पक्की बात है, 100% लिख कर रख लो तुम। इनका खुद का मानना था कि जो जर्मन के व्यक्ति थे, कहाँ के व्यक्ति थे, जर्मन के, क्या नाम था उन्होंने बताओ, वेगनर, वेगनर वेगनर नाम था, अल्फ्रेड वेगनर बोलेंगे इसमें। तो यहाँ ये बताओ, ये पूरा का पूरा हमारा अर्थ, ये हमारी ये ना, ये अर्थ, ये पूरी की पूरी हमारी 0 डिग्री अक्षांश। इसे 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश कह दो, या भूमध्य रेखा कह दो, या विषुवत रेखा कह दो, 3 नाम है इसके। 0 डिग्री अक्षांश कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, या विषुवत रेखा कह दो। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हो यहाँ से, याद रखे। सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी के पास पाई जा, भूमध्य रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जा। ये जैव विविधता ऐसा मान लो 23.5 डिग्री मान लो, तो ऐसा कुछ लोग 30 डिग्री तक मान लो, 30 डिग्री तक नीचे, 30 डिग्री तक ऊपर,
लगभग ये जो क्षेत्र पूरा दिखाई देगा ना तुम 30 डिग्री तक कभी मान लो, बस 23.5 डिग्री तक भी नीचे नीचे मान लो, ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ना तुमको, ये पूरा का पूरा, ये पूरा एरिया विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता, इसे विषुवत भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो, और जब यहाँ बहुत ज्यादा तापमान गर्म होगा ना, वहां की जमीन धधकनी स्टार्ट हो जाएगी, और जमीन धधकनी स्टार्ट हो जाएगी ना, वहां पानी वाष्पन को उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, पानी वाष्पन को उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां ना आसपास जो हवाएं चलनी पड़ती है, और पहाड़ पर्वत से टकराकर इस क्षेत्र में जबरदस्त मात्रा में वर्षा होती रहती है, और यहाँ घना घोर वर्षा होती है इस क्षेत्र के अंदर। जो पृथ्वी के अंदर जो विषुवत रेखीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय, इस पूरे क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या हुआ, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो लकड़ी पाई जा वो पाई जा हार्ड, कैसी लकड़ी पाई जा, हार्डवुड बोल लेंगे इसको, ऐसे पेड़ पाई जा जो हार्डवुड लकड़ी हो एक प्रकार की बात, जब वो हार्डवुड पाया जा, लकड़ी पाई जावा, तो उसी लकड़ी का कोयला बना, जब लकड़ी नीचे दब जा और सालों सैकड़ों सालों तक दबी रहेगी, उसी का कोयला बनेगा। ध्यान तो सुनना मैं क्या बता रहा हूं, तुम रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, फिर समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई इस एरिया के अंदर क्या होगा, इस एरिया के अंदर क्या होगा, हार्डवुड पाई जाएगी, लकड़ी पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा तो यहाँ हार्डवुड लकड़ी पाई जाएगी, जो हार्डवुड लकड़ी पाई जाएगी उसका कोयला बनेगा, नीचे दबकर सैकड़ों सालों लग जाए उसमें बनने में, बन जा। अब सवाल है तो कोयला तो फिर इसी क्षेत्र में पड़ना चाहिए पूरी जिंदगी में, और तो कहीं तो होना नहीं चाहिए कोयला, पड़ती में हो जाना चाहिए। अल्फ्रेड वेगनर का खोपड़ी घूम गई, पता क्या कह रहा है, नु कह रहा मैं जर्मनी का रहने वाला, मैंने कहा हम क्या लेना, नु कह रहा जर्मनी के अंदर पड़ा एक रूहर प्रदेश, कौन सा प्रदेश, रूहर प्रदेश, जर्मनी पड़ रहा है, यहाँ से जर्मनी पड़ रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी ने से बांट रखा, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऊपर जाओगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऊपर ध्रुवीय प्रदेश पड़े, जहाँ ध्रुवीय प्रदेश है यहाँ पूरे चारों तरफ बड़ी बर्फ ही बर्फ पड़ी रहा है, यहाँ भी बर्फ ही बर्फ पड़ी रहा है। ध्रुव की तरफ जाने पर तापमान में कमी आती है, ध्रुव की तरफ जाने पर ना तापमान में कमी आती है, तापमान घटता जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए, समझ बात यार। यहाँ 12 घंटे का दिन, लगभग 12 घंटे की रात हो, विषुवत रेखा के आसपास, तापमान भी बहुत गर्म हो यहाँ से। एक बात बताओ कर, एक जो जर्मनी का रूहर प्रदेश है, ये जर्मनी है, जर्मनी पेपर में एक परीक्षा में ये पूछ लिया, जर्मनी का रूहर प्रदेश क्यों फेमस है, बच्चे ने पूछा पता ऐसे लोकेशन क्यों पूछा, अरे उस लोकेशन का अगर पेपर में सवाल पूछा ना तो पक्का उसका कुछ ना कुछ लिंक होगा, समझ बात। रूहर प्रदेश पूछ रखा था एक पेपर में कि बताओ रूहर प्रदेश कहाँ से, रूहर प्रदेश जर्मनी में पड़ा, सही बात है। फेमस क्यों है, जीवाश्म ईंधन के लिए। जीवाश्म ईंधन क्या हो, फोसिल फ्यूल हो, फोसिल फ्यूल क्या हो, फोसिल फ्यूल वही हो जैसे पेट्रोल डीजल हो गए, कोयला हुआ, इनके लिए फेमस है जर्मनी का रूहर प्रदेश, इसलिए फेमस है, पूछ रखा था पेपर में एक। अब बताओ यहाँ का जर्मनी है, हाँ सर जर्मनी है, जर्मनी का क्या है, रूहर प्रदेश, रूहर, ये हो रूहर प्रदेश जर्मनी का, ये रूहर प्रदेश है। तो जब जर्मनी का रूहर प्रदेश है, हाँ, तो जर्मनी के रूहर प्रदेश में तो कोयले के शक से मिले। अब कोयला तो बनना चाहिए इस क्षेत्र में, कोयला तो इस क्षेत्र में बनना चाहिए। अल्फ्रेड वेगनर की खोपड़ी घूमगी, जो अल्फ्रेड वेगनर था ना, वेगनर बोल लूंगा मैं, वेगनर की खोपड़ी घूमगी, समझ की बात है। उन्होंने कह रहा है यहाँ तो जर्मनी थे, ये शख्स से मिल कैसे रहे, तो फिर उसने निष्कर्ष निकाला, उसने कहा पक्की बात है, ये जो स्थान है ना, ये जो महाद्वीप है, ये मिट्टी के जो भूभाग, ये पक्का चल रहे होंगे, ये आज यहाँ चिता कभी किसी जमाने में यहाँ रहे होंगे, अब यहाँ तो उठकर यहाँ आए हुए हैं, तो वहां तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला। बात समझ में क्या कहने की कोशिश जा रही है, पूछ लूंगा मैं, बता दो तुम मुझे पक्का। चलो बता, मैंने क्या बताया, हाँ हाँ तो अगर वो हार्डवुड का बना तो वो विषुवत रेखा के आसपास ही पाया जाना चाहिए। लेकिन जो ये थे वैगनर भी जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने देखा कि हमारे जर्मनी में रूरल प्रदेश में भी कोयला पाया जा रहा था, कैसा पाया जा रहा, तो ये याद रहेगी बात है, क्योंकि कोयला जहां पाया जाना वो तो स्थान शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। यही तो ITCZ का क्षेत्र अंत है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसे बोलते हैं, इस क्षेत्र में कोयला पाना चाहिए। यहाँ कोयला क्या कर रहा हो, समझ गए, ये कहना चाह रहा हो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, लोग करूँ आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट। किसी का भी नंबर आ सके, याद रखना बात है जो मैं समझाऊंगा। अच्छा ये बताओ फिर आगे हुआ क्या, तो कुछ खंड हमारे कालखंड, तो जो पृथ्वी शीतलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही थी, अल्फ्रेड वेगनर ने जो बात बताई उस तो भी थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं तुम और बताता हूं उन्होंने क्या बताया। अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है वह क्या कहती है, कि अल्फ्रेड वेगनर का क्या कहना कि सच में ही जो महाद्वीप है क्या सच में इनका विस्थापन हुआ। पक्की बात है, सबसे पहली बार अगर किसी ने बोल लिया बात तो यह अल्फ्रेड वेगनर ने बोल ली। भले अल्फ्रेड वेगनर की लोग कितनी आलोचना करते रहते हो, लोग उसकी आलोचना करते हैं, अच्छा जब इनका महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो अब जब क्यों नहीं विस्थापन हो रहा है इनका, अब क्यों नहीं आ रहे, टूट टूट गए, लोग बहुत आलोचना करते हैं इसकी। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना,
अगर तुम्हारी आलोचना शुरू होगी ना तो तुम समझ जाओ बढ़िया काम करने जा रहे हो। अभी मैं करते ही भाग जाओ, पता लग रहा पता लग रहा करते ही उड़ गए हो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहां तक? लोग करूं नेक्स्ट। अब उसके बाद हम समझेंगे, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, उसके बाद हम समझेंगे कार्बोनिफेरस युग था एक। अब ये कार्बोनिफेरस युग कौन था? पृथ्वी कैसी थी पहले? पृथ्वी तो थी या इसके अंदर ये महाद्वीप थे कैसे? ये महाद्वीप आ जाओ। अच्छा महाद्वीप कितने हमारे टोटल? 7। और महासागर कितने? 5। 7 महाद्वीपों का नाम गिनवा रहा हूं तुम्हें। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। उसके बाद ये यूरोप है, ये क्या उत्तरी अमेरिका, ये क्या दक्षिण अमेरिका, ये कौन सा अफ्रीका, ये कौन सा ऑस्ट्रेलिया, ये अटलांटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। याद आएगी बात? या तो इतनी बात हो, कितने महाद्वीप हो गए? 7। अब महासागर की बात सुन लो, कितने महासागर हमारे यहां से? ये बीच में दिखाई दे रहा है एस क्या करती का महासागर, इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। इधर साइड में महासागर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन। सबसे ज्वालामुखी इसमें पाई जा, रिंग ऑफ फायर इसमें पाई जा, बहुत ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी। एक एक कर समझेंगे, एक एक करके तमीज से, ठीक? रट्टा नहीं मारने। ये ऑस्ट्रेलिया होगा हमारा, इसके यहाँ नीचे जो पड़ रहा है कहाँ? भारत। ये भारत कहाँ चला गया हमारा प्यारा प्यारा? ये रहा भारत। इसके नीचे यहाँ पूरा ये एरिया दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, इसे बोलते हैं हिंद महासागर। देख लो कितने महासागर हमारे पास इस टाइम। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर इधर, ठीक? क्यों है प्रशांत महासागर इधर? इसे पूरे के पूरे ग्लोब बना लो तुम। ग्लोब बना, या मान लो पूरा पृथ्वी है, इसे बीच में से काट दिया, काटने के बाद ऐसा करके ऐसे बिछा लो, ये बिछा ली पृथ्वी को ऐसे, ये आया मैप हमारा। तो यहाँ भी इधर भी प्रशांत महासागर दिखाई देगा, इधर भी प्रशांत महासागर दिखाई देगा। याद रही बात है? आगे चले नेक्स्ट। अच्छा ये बात बताओ कर एक, चलो अभी जाओ। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति, सूर्य से। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? अच्छा तुम्हें पता चंद्रमा ना पृथ्वी बल लगाता, पता तुम्हें कौन सा बल? ज्वारीय बल। सुन लो, चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई। याद रखना बात, या चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई। याद रखना बात, या और जब उसने इसकी पृथ्वी इससे टूट कहाँ गया हो, वहां बार बार चक्कर लगा रहा इसके, और जो उसके यही कारण है कि उसके अंदर ना जो गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, ठीक, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी को खिंचाव पैदा कर रहा है। इसलिए जो 2 स्थान है, जहां 2 स्थान है वहां जो पानी है नीचे से दब जा। देखो समुद्र के पास कभी भी जाओगे, लहरें ऐसे जाओ, क्या तो लहरें दूर जागी या पास आ गई, ठीक है? तो 24 घंटे में 2 बार ज्वार भटा हुआ। ज्वार किसे कहते हैं? ऐसा आई तरंगे तो ज्वार। भटा किसे कहते हैं? जो पीछे से सरक जा पानी, तो ज्वार भटा आते हैं 24 घंटे में, ठीक? इस चीज को समझेंगे क्या है, ठीक? इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट चलो, ये तो क्यों क्लियर है यहां तक? हटा दो इसे, ठीक। बताओ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत कौन सा? किसने दिया था? वो किसने दिया था? उसके बाद कौन सा सिद्धांत आया? एक ट्रेलर का भी सिद्धांत आया था, ट्रेलर का। छोड़ दो उसका, ट्रेलर का इतनी खास बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अल्फ्रेड वेगनर का। अल्फ्रेड वेगनर की बात ध्यान से सुन लेना। अल्फ्रेड वेगनर क्या कह रहे? यूं कह रहे कार्बोनिफेरस कालखंड, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस कालखंड, ये पूछा जा, जो मैं नाम लिख रहा हूं, कालखंड, कार्बोनिफेरस कालखंड, तो इसमें हमारी पृथ्वी होगी। हाँ सर जी पृथ्वी होगी, ठीक। इस पृथ्वी के अंदर ये पूरा का पूरा एरिया होगा, यहाँ तक ये पूरा एरिया होगा। ये सारे महाद्वीप यहाँ बंद पड़े थे एक दिन, ये फिट है ऐसे, ठीक। अब जो कार्बोनी, सुन लो ध्यान लगा कर, कार्बोनिफेरस कालखंड कब का था सुन लो। कार्बोनिफेरस कालखंड ये कब की बात है? 225 मिलियन ईयर पुरानी बात है, इतना साल पुराना, 225 मिलियन ईयर्स पहले कार्बोनिफेरस कालखंड था हमारे यहाँ से। पूरा का पूरा ये सारे के सारे महाद्वीप आपस में ऐसा करके जमे हुए थे, और जब जमे हुए थे ना ऐसा था, इस भाग को हम पता क्या कहते थे? पेंजिया। इसका नाम है पेंजिया, पेंजिया।
और जो बाहर जो पानी पानी था चारों तरफ इसके, इसे बोलते थे पेंथालासा। भैंसा नहीं, पेंथालासा। याद रहेगी बात या? भैंसा नहीं है, पेंथालासा। याद रहेगी बात या? तो पेंथालासा पेंजे पता लग गया। तो जो सारा का सारा महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ था, सात का सात महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ था। ठीक, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। महाद्वीप आपस में जुड़ा था, फिर इसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ। अब विखंडन हुआ तो क्यों हुआ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ठीक, विखंडन हुआ तो क्यों हुआ इसके अंदर? ये याद रहेगी बात है। अल्फ्रेड वेगनर का क्या कहना, जो कह रहा है ये जो महाद्वीप टूट को ऊपर नहीं जा रहा है, कुछ इधर जा रहे चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ टूट कर इधर चले गए। ज्यादातर तो यहाँ इधर आए, देखो यहाँ ज्यादातर तो महाद्वीप टूट कर पश्चिम की तरफ आए। देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया। अब यहाँ देखो कुछ कुछ द्वीप समूह पाए जा, सकलन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह पाए जा, फिलीपींस द्वीप समूह पाए जा। यहाँ से द्वीप समूह, मिट्टी का भूभाग जो ऊपर उठ गया और नीचे आसपास पानी हो, छोटा भूभाग, उसे द्वीप कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हो जैसे द्वीप समूह कहती है। याद रहेगी बात है। जो द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप समूह, ये पीछे रह गए, लेकिन सारा का सारा इधर सरक रहा है। क्यों, क्या कारण है समझते हैं इसका? नोट्स में नहीं आया? याद रखना बात है। सारा का सारा पश्चिम की तरफ सरक रहा है इधर, ये पूरा महाद्वीप अब भी सरक रहा है। अब भी हम बैठे, अब भी सरक रहा है। सच में एक साल में 2 सेंटीमीटर भी खिसक रहा है। मैं आगे कर रहा रिलेटिव बात, ये भी खिसक रहा है। और जागा कहाँ है? एक जीव था, तुम्हें पता, लेमिंग नाम का जीव था। लेमिंग नाम का, लेमिंग, इसका पेपर में सवाल पूछा हुआ, लेमिंग नाम का। वो जीव जब यहाँ तक सरक गया ना, तो बहुत सारे लेमिंगो इसमें कूद का अटलांटिक महासागर में आत्महत्या कर ली। पता तुम्हें कहानी? मैंने सुना ही है पहले। हो ही नहीं सकता इसकी, मैंने बात ही नहीं पूरा करता। सच में सुनाई मैंने तुम कहानी? मैं से सोरस का पता बस। ऐसी बहुत सारे स्किप होगा, बहुत सारे फैक्ट स्किप हो जाना। तो लेमिंग थे ना, बहुत सारे लेमिंग, जब ये महाद्वीप इधर टूट के इधर जा रहा था, बहुत सारा महाद्वीप ये टूट के इधर जा रहा था ना, तो उन्होंने सोचा पहले इसमें जुड़ा हुआ था, यह चीज यहाँ से फिट दिया, तो ये जीव यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर सकते थे, गति कर सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, जब इधर से इधर चले गए ना, महाद्वीप टूट कर इधर से इधर चला गया, तो बीच में बहुत सारा महासागर बन चुका, पानी पानी भर चुका चारों तरफ। अब लेमिंग सोच रहे मैं आप भी इधर जा सको आराम से, बड़े प्यार, क्योंकि वहाँ इनका आना जाना था। कुछ कॉलोनी इन्होंने यहाँ बना रखी थी, जीव चूहे के जैसा जीव हो, चूहे के जैसा लेमिंग। फोन है तुम्हारे पास, सर्च करके देख लो गूगल पर, जल्दी कर सर्च करके देखो कैसा हो लेमिंग। देख लेना लेमिंग जीव, ठीक, चूहे के जैसा होगा। तो बहुत सारे थ्योरी, सुनो, जो कहते हैं उन्होंने यहाँ कूद का आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं करी, इनका विस्थापन हो गया था महाद्वीप का। महाद्वीप सड़क के इधर चले गए थे इधर, समझ नहीं बात या? तो यहाँ लेमिंगो ने आत्महत्या नहीं करी थी, समझ नहीं बात या? लेमिंगो पर आरोप लगा रहे बेचारों पर, आत्महत्या करी थी। नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ, सीधा सवाल पर जाओ। सवाल पर ये पेंथालासा होगा, बाहर जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा महासागर हो, पेंथालासा। इस पूरे क्षेत्र को पेंजिया बोल लगे, ये सर नो। और ये कार्बोनिफेरस कालखंड है, कार्बोनिफेरस कालखंड में वो खंड जब पूरी पृथ्वी पर बर्फ छाई हुई थी चारों तरफ, समझ बात या? और जहां चारों तरफ पानी पानी ही हुआ करता था, कार्बोनिफेरस कालखंड। अब आगे भी पढ़ेंगे हम, ठीक। एक आगे इसके बाद हिमयुग आगा, हिमयुग, ये भी समझेंगे। पहले पूरा का पूरा महाद्वीप, पूरा का पूरा महाद्वीप, ये पूरा का पूरा एक ही महाद्वीप है, उसे पेंजिया कहते हैं। बाहर पेंथालासा। जमाना बदलता, वक्त बदलता, जज्बात बदलता, बदल गए लोग, आ जाओ। बदलने के बावजूद क्या है, पृथ्वी है, अगला युग आया, क्योंकि समय बदलता रहा ना, उसे बोलते हैं ट्रियासिक युग, ये बोलते थे ट्रियासिक। नोट्स में सब लिखा है ट्रियासिक युग। ये कब का 200 मिलियन वर्ष है, 150 मिलियन वर्ष, 150 मिलियन ईयर्स, ठीक। ये नहीं पूछने का, घबराओ ना, लेकिन इस युग का नाम जरूर याद रखना और उस युग का नाम जरूर याद रखना, ठीक। तो ट्राइसिस युग में पता क्या हुआ, युग जो 2 भागों में टूट गया, और 2 भागों में टूट गया, एक तो उत्तर की तरफ चला गया, एक दक्षिण की तरफ चला गया, और बीच में जो वाला भाग था ना, बीच वाला भाग, इसका नाम था तेथिस सागर। तेथिस सागर, क्या नाम था? तेथिस सागर। और जो ऊपर वाला भाग टूट गया ना, वैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से नाम रख दिया, उसका नाम है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, याद रहेगी बात या? अंगारा लैंड की चट्टानों के अंदर बड़ी मात्रा में यूरेनियम पाया जाए, याद रखना बात या, ठीक। नीचे जो हिस्सा था ना, इसे बोल रहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। तो 2 भूमि होगी, एक तो अंगारा लैंड होगी, एक गोंडवाना लैंड होगी, याद रहेगी बात या? और बीच में जो हिस्सा ना, बीच में पानी भर चुका पूरे एरिया में, उसे बोलते हैं तेथिस सागर। और ये बात कब की? ट्रियासिस युग की, ट्रियासिस युग या ट्रियासिक युग। अब आई तीसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन, इसके हालचाल क्या हुआ ये भी समझ लो। अब तीसरी कंडीशन क्या हुई, अभी जो ना, जो अंगारा लैंड था, अभी हमारा ये गोंडवाना लैंड था, नोट्स में सब लिखा हुआ, जो अंगारा लैंड
ये देखो कितने हिस्सों में टूटने वाला, देखो कौन सा युग आने वाला, अब जुरासिक युग। इस टाइम पे डायनासोर पाए गए थे यहाँ से, जुरासिक पार्क पिक्चर बनाई गई, जुरासिक युग, है ना। अब बताओ जुरासिक युग में क्या हुआ, जुरासिक युग पृथ्वी हमारी, हाँ सर जी पृथ्वी, उसके बाद क्या हुआ, जो अंगारा लैंड टूट गया, नहीं टूट गया, अंगारा लैंड कितने भागों में टूट गया, 2, एक तो टूट गया हमारे पास, इधर चले गया हमारे पास यहाँ, इसका नाम उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और इधर वाला हमारा यूरोप प्लस एशिया, इसका नाम है यूरोप प्लस एशिया, इसका नाम है यूरेशिया, इसे यूरेशिया कहते हैं, ये टूट गया। उसके बाद बताओ जो नीचे वाला हिस्सा था जो अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कितने भागों में टूटता है, गोंडवाना लैंड 5 भागों में टूटता है। उसके बाद ये बताओ कि क्या था यहाँ से, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत भी आएगा इसमें, प्रायद्वीपीय भारत भी इसमें आ रहा, ध्यान रखना, पेपर में सवाल पूछा जाओ, प्रायद्वीपीय भारत, ये अफ्रीका होगा हमारे पास ये। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पेपर में सवाल पूछा हुआ, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर भी, यहाँ मेडागास्कर, कौन था, अंटार्कटिका भी। इतनी बात बताओ समझ में, यहाँ तो पेपर में सवाल आया जुरासिक युग में, ये पूछा वर्तमान, अब बताओ कितने महाद्वीप हो गए टोटल, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 महाद्वीप हो गए। इन 7 महाद्वीपों का वर्तमान समय में 7 महाद्वीप, इनका निर्माण पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था, कौन से युग में हो चुका था, जुरासिक युग में। ये सवाल पूछा जाए, सन याद करे करते हैं, नंबर याद करे करते हैं, बिल्कुल भी याद आएगी बात है, जुरासिक युग में, ये जुरासिक काल वही है, आ चुके डायनासोर इस टाइम पर, इस टाइम पर डायनासोर थे, बड़े बड़े जीव पैदा होने स्टार्ट हो गए थे। कुछ लोग बताते हैं, सुन लो, जुरासिक युग की कुछ लोग बताते हैं कि जुरासिक युग में ना जो जानवर, तुम जो जानवर देखते हो, कुत्ते का आकार पता कितना बड़ा हुआ कर रहे हो, जितना बड़ा कर रहे हो, हाँ बड़े जानवरों का आकार बड़ा बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े, ज्यादा इतना बड़ा कर रहे हो, जुरासिक युग की बात है। लेकिन हकीकत क्या है किसी को कुछ नहीं पता, सबने अंदाजा लगाया, सिर्फ प्रूफ किसी के पास कुछ नहीं है। लेकिन डायनासोर के साक्ष्य मिले हुए, ये जुरासिक युग आ गया, इसी यूट्यूब पर बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रखे विजुअल के, लेकिन वीडियो सारे के सारे काल्पनिक, मैं शुरू में डिस्क्लेमर लगा था। जुरासिक युग होगा, ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी हमारे पास यूरोप और एशिया होगा। अब ये देखो कौन सा अंगारा लैंड का हिस्सा और कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा, सवाल क्या था, सवाल सुन लो, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नंबर 1, यहाँ नहीं दिखने का तुम, यहाँ तो सुन लेना अच्छे तरीके से। नंबर 1 प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अब तुम कहोगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्या है, अरे भाई भारत को देखो, ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है नहीं है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, ठीक। अब जो ऊपर हिमालय दिखाई दे रहा तुम्हें, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, वो अंगारा लैंड का हिस्सा, किसका, सही बात है। तुम कहां बसे हुए, तुम उत्तराखंड में रह रहे, तुम अंगारा लैंड का हिस्सा, तुम प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा नहीं हो, याद रखना बात यार, ठीक। अभी मैं इसे समझने वाले, ठीक, ध्यान से। पहले ये बताओ जुरासिक युग में बात समझ में आई क्या, इसमें तो कुछ नहीं याद रखना, इसमें तो कुछ नहीं याद रखना, लेकिन ये जरूर याद रखना, इस 30 सवाल आओ पेपर में ज्यादातर, जुरासिक युग थे। अब बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल, बताओ ऐसा कौन था जिसका निर्माण जो हो जुरासिक युग में हुआ, जुरासिक युग में हुआ, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, याद रहिए, अफ्रीका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान हमारे में तो हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारतीय पठार में नहीं आ रहा हो, है क्या हुआ है, ऐसे ही सवाल पूछा वहां से जाकर, फिर वहां खोपड़ी खराब हो जा, समझ गए मेरी नहीं। नेक्स्ट, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ऐसे प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंदर ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा ना, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, गोंडवाना लैंड की चट्टानों के अंदर ही बड़ी मात्रा में बहुत बड़े बड़े खनिज पाए जा, जो कोयला मिलेगा तुम इसके अंदर ही मिलेगा, याद रखना बात है। इसीलिए बताओ भारत के अंदर जो कोयला मिला कहाँ मिला, झारखंड के अंदर नहीं मिलता, जादूगोड़ा की खान में, वहीं तो मिला जादूगोड़ा की खान, ठीक, वहीं तो मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, वह पूरी की पूरी बैठ छोटा नागपुर का जो पठार है, झारखंड वाला जो इलाका पूरा का पूरा, वहां मिलेगा कोयला। कारण क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और गोंडवाना लैंड के जो हिस्सा ना उसके अंदर, उसके पठार के अंदर खनिजों की भरपूर था, वह बात अलग, खुदाई नहीं करी जा रही। सोना कहाँ मिला, कोलार की खान में, और सोना कहाँ से, कोलार की खान में, तो ये तो जियोग्राफी पढ़ के फायदा, क्योंकि गोंडवाना लैंड की कर्म की चट्टानों में पाया जाएगा वो,
वैसे सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जा। कौन सी चट्टानों? अरे धारवाड़ क्रम की चट्टानें गोंडवानालैंड का हिस्सा, याद रहेगी बात है। अब बताओ सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिल रहा है? सबसे ज्यादा सोना मिला अफ्रीका के अंदर। कहाँ से? और अफ्रीका गोंडवानालैंड का हिस्सा, इसलिए कह रहा हूं तुम्हें। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? ठीक, तो यहाँ तक 3 चीज के लोग। आगे बताओ, नोट्स के अंदर जाओ, नोट्स के अंदर फटाफट देते हैं। क्रिटेशियस युग आ जाएगा। क्रिटेशियस युग आएगा तो क्रिटेशियस युग अब क्या हुआ? चौथे नंबर का आएगा ना, चौथा आएगा, पांचवा आएगा? अब बताओ चौथे नंबर पर क्या हुआ? देखो यहां जो अब वर्तमान स्थिति में पहुंच चुका क्रिटेशियस युग। ये इसका नाम जरूर याद रखना, क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग। अच्छा एक बात बताओ कर एक जरा, क्रिटेशियस युग तो वर्तमान समय का जो तुम्हें आज मैप दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा युग कहां कैसे पहुंचा है? ये क्रिटेशियस युग में पहुंच चुका है। क्रिटेशियस युग का मतलब कितने साल पहले पुरानी बात है? साल बताओ तो कितने साल पुरानी? 50 मिलियन वर्ष। अब बताओ 50 मिलियन वर्ष तुम यहां पहुंच चुके। आगे इस पर यो भारत का नक्शा, अब जा यो रहा भारत का नक्शा, बन चुके हम 50 क्रिटेशियस युग में हमारा निर्माण हुआ। अरे भाई तुम तो यहां तो आए नहीं, तुम तो यहां से टूट के आए हुए इसमें से, तुम तो यहां से टूट के इसमें से आए हुए। समझ आई बात? यार तुम तो यहाँ के है ही नहीं, तुमको अफ्रीकन प्रजाति हो। जो भारत है ना, भारत का प्रायद्वीप है, भारत का पठार, इसमें से टूट कमाया गया है। याद रहेगी बात? ये पूरा का पूरा समझ में आया? पैंथालासा वाला पूरा का पूरा पेंजिया समझ में आया, पैंथालासा समझ में आया, अंगारालैंड, गोंडवानालैंड, 33 सागर, उसके बाद जुरासिक युग में किस तरह के जो 7 महाद्वीप बढ़ चुके थे, ये सारे समझ में आए। उसके बाद क्रिटेशियस युग में वर्तमान स्थिति में पूरा का पूरा महाद्वीप पहुंच चुका। हटा दो, आगे चलते हैं। भूल न जाना मुझे, याद न आना मुझे। नेक्स्ट, अच्छा एक बात बताओ कर, एक हेलो बच्चा, एक बात बताओ कर, ये अफ्रीका नहीं है? अफ्रीका के अंदर ये स्थान पड़ता है डरबन। डरबन डरबन मतलब पिटियोड़ा तक ट्रेन जाती, जहाँ महात्मा गांधी को उठा के फेंक दिया था, मतलब महात्मा गांधी को उतार दिया था ट्रेन। सॉरी महात्मा गांधी के बारे में ऐसे वर्ड नहीं बोलना चाहिए थे मुझे, समझाने के बाद बोल दिया जाए इस तरह। तो महात्मा, ये डरबन है ना, इस पूरे पेंजिया का जो पूरा पेंजिया था, मैंने तुम्हें बताया था, उसका केंद्र डरबन को बताया। ये डरबन पूरे पेंजिया का केंद्र था। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये हो सर ये बात बताओ, ये जो महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, महाद्वीपों का विस्थापन क्यों हो रहा है? कारण क्या है वो बताओ। सारा काम छोड़ दो, महाद्वीपों का विस्थापन क्यों हो रहा है ये बताओ। तो अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया, बताओ महाद्वीपों का विस्थापन क्यों हो रहा है? ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, सिविल सर्विस वाले में तो सवाल पूछा गया जरूर यार। देखो ये महाद्वीप, इनका विस्थापन क्यों हुआ? वेगनर ने बताया। वेगनर ने क्या बताया? वेगनर तो वेगनर ने 2 तर्क दिए। क्यों कह रहा है? यहाँ 2 प्रकार के बल काम कर रहे हैं। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, यहाँ 2 प्रकार के बल काम कर रहे हैं। ध्यान से, अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया, बताओ ये महाद्वीपों का विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपों का विस्थापन क्यों हो रहा है, कैसे विस्थापित हो रहे, कैसे दूर जा रहे महाद्वीप हैं? तो इन्होंने बताया पहले नंबर पर यहाँ 2 बल काम कर रहे। एक तो ऐसा होगा जो गुरुत्वा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। एक तो बताया गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, प्लस एक बताया सुनो उत्प्लावन बल। उत्प्लावन, बॉन्सी फोर्स, उत्प्लावन, उत्प्लावन बल। अच्छा ये क्या हो भाई? गुरुत्वाकर्षण बल बताया सुना, एक तो बताया उत्प्लावन, पेपर में पूछा जाएगा। और दूसरे नंबर बताया सुना कि क्या है, उसने कहा कि जितने भी महाद्वीप है ना ये पश्चिम की तरफ जा रहे। अच्छा पृथ्वी ना पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पश्चिम से कैसे घूमती है? पूर्व की तरफ। पृथ्वी घूर्णन गति ऐसा पश्चिम से पूर्व की तरफ। जितने भी महाद्वीप है सारे के सारे पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। कारण पता क्या है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था पृथ्वी में से टूट ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। और जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी तो चंद्रमा पृथ्वी पर आज भी बल लगा रहा। चंद्रमा पृथ्वी पर आज भी बल लगा रहा। और जो बल लगा रहा ना, और ध्यान से सुन लेना, चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगा रहा। और चंद्रमा पृथ्वी जो बल लगा रहा उस बल को हम ज्वारीय बल के रूप में कह सकते हैं, ज्वारीय बल के रूप में। और इसलिए जो ज्वारीय बल है ना, इसलिए जो महाद्वीप, अगर यहाँ चंद्रमा है इधर तो ये जो बल लग रहा है इस पर ज्वारीय बल, तो ये सारे के सारे महाद्वीप पश्चिम की तरफ एक बल लग रहा है, सारे महाद्वीप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। और ये सारे के सारे महाद्वीप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं ना, तो कुछ महाद्वीप थे ऐसे, कुछ महाद्वीप थे ऐसे जो पीछे रह गए। इस महाद्वीप, जब महाद्वीप ने गति करना स्टार्ट करा, उन्होंने कहा महाद्वीपों में गति आ रही नहीं आ रही,
महाद्वीप स्थापित हो रहे नहीं हो रहे? तो वेगनर तो पूछा गया क्यों हो रहे, तो वेगनर पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो चंद्रमा बल लगा रहा है। बात सही है उसकी, गलत नहीं है उसकी बात बिल्कुल भी। चंद्रमा बल लगा रहा है तो सारे महाद्वीप आगे चले जा रहे, कुछ महाद्वीप पीछे छूट गए, और जो महाद्वीप पीछे छूट गए ना उन्होंने छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ। ये छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ है, ये छोटे छोटे द्वीप, सखलिन द्वीप समूह हुआ, जापान द्वीप समूह हुआ, फिलीपींस द्वीप समूह हुआ। सही बात यार, ये सारे के सारे समूह पीछे छूट चुके, ये भी पीछे छूट गया, ये टूट कर, इस पर ज्यादा खींच रहे बेचारे को पकड़ कर, इसे ना इसे ज्यादा खींच रहे पकड़ कर पीछे आगे को चंद्रमा में। याद रहेगी बात है, एक पहला कारण, यदि बात समझ में आई। दूसरी बात बता गई, एक उत्प्लावन बल भी काम कर रहा है। एक तो मैंने तुम बताया ज्वारीय बल, एक और लिख दिया ज्वारीय बल, ज्वारीय बल, ज्वारीय बल। एक बल और बताया, सुना बता कौन सा, तो कह रहा है एक बल और काम कर रहा है, उसका नाम उत्प्लावन बल। अभी उत्प्लावन बल पर कौन सा, इसने कहा उत्प्लावन बल ये हो कि जो हो ना, ये हमारी पृथ्वी, ध्यान से सुनना अच्छा तरीके, ये हमारी पृथ्वी, हाँ है पृथ्वी, उसके बाद अंदर इसके यो क्रस्ट, ऊपर का भाग क्या है क्रस्ट, नीचे क्या है मेंटल, फिर क्या है कोर, कल ही बताया मैंने तुम्हें। उसके बाद मैंने बताया सबसे ऊपर क्या हो, सबसे ऊपर हमारा स्थल मंडल, नीचे क्या हो दुर्बलता मंडल। एक स्थल मंडल हमारा दुर्बलता मंडल, जो ऊपर का भाग है ना स्थल मंडल, वो दुर्बलता मंडल पे ऐसा करके तैर रहा है। क्यों, पता कारण क्या है, क्योंकि उसका घनत्व कम, जो ऊपर की चीज है ना उसका घनत्व कम, कल बताया था, इसका घनत्व कम, अंदर की चीज का घनत्व ज्यादा। तो हल्के की जो घनत्व वाली वस्तु, हल्के घनत्व वाली वस्तु ना भारी घनत्व वाली वस्तु पर तैरती है। मान लो तुमने उठाया, एक बजरी उठाई तुमने और पानी में फेंक कर मार दी, तैरेगी डूब जाएगी। अब बताओ बजरी में ज्यादा हो जाए तसले में, तसला फिर भी तैरा, तसले को फेंक दो नहर में, तैरेगा डूब जाएगा। कारण क्या है, घनत्व का खेल, क्योंकि तसला घनत्व कम, पानी का घनत्व ज्यादा हो जाए, तो हल्के घनत्व वाली वस्तु भारी घनत्व वाली वस्तु पर तैरती है। इसी तरह जो ना ऊपर स्थल मंडल हमारा, जो वो दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल ना वो तैर रहा है, किसके ऊपर तैर रहा है, स्थल मंडल, स्थल मंडल तैर रहा है दुर्बलता मंडल के ऊपर। याद रहेगी कारण क्या, नीचे लावा भरा हुआ, उसका नीचे जो अंदर भरा हुआ ना जो उसका घनत्व ज्यादा, ऊपर वाले का घनत्व कम, तो हल्के घनत्व वाली वस्तु भारी घनत्व वाली वस्तु पर तैरती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ठीक। और जो बल लगता उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल। याद रहेगी बात है। तो बताओ अल्फ्रेड वेगनर ने कितनी बात बताई, 2। कौन सी बातें हैं, ये वे बात जो बताती है कि महाद्वीपों का विस्थापन क्यों हुआ, क्या कारण है। अल्फ्रेड वेगनर ने पूछा गया बताओ क्यों हुआ, उसने कहा एक तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल को हम कभी कभी ज्वारीय बल भी कहते हैं। सही बात है, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल को इकट्ठा करके पढ़ सको तुम। और एक उत्प्लावन बल, 2 चीज बताई उसने, एक तो बताया उसने ज्वारीय बल और एक दूसरा बताया उत्प्लावन बल। याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट्स में नहीं लिखा हुआ, नोट्स में लिखा हुआ लिखा तो ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई, बात इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब पेपर में क्या सवाल पूछेगा, पेपर में सवाल पूछेगा, पेपर में तो भर भर के सवाल पूछेगा। अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, महाद्वीप स्थिर नहीं है, और उन्होंने बताया कुछ कारण ही बताए, कारण यो हो, दोनों बलों का नाम बताया उन्होंने, ये दोनों बल। समझ में बात, या जर्मन के रहने वाले थे, याद रहेगी बात है। लोक करो लोक करो लोक करो। अब नोट्स के अंदर ना, नोट्स के अंदर एक बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, पेंजिया। पेंजिया देखो, पेंजिया के अंदर नोट्स के अंदर नोट्स होना चाहिए रोज। पेंजिया का विखंडन हुआ था, पेंजिया का विखंडन हुआ था क्या है बताओ, अंगारा लैंड में। अंगारा लैंड का दूसरा नाम है लोरेंसिया, नीचे गोंडवाना लैंड हुआ था, नोट्स में लिखा हुआ नहीं, देखो फटाफट सारा समझा दिया मैंने तुम्हें। और अंगारा लैंड 2 भागों में बंटा था, एक तो उत्तरी अमेरिका, यूरा उत्तरी अमेरिका, यूरा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और कौन सा यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप प्लस एशिया पूरा का पूरा। अच्छा एक बात बताओ करो ध्यान से, जो उत्तरी अमेरिका जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा या अंगारा लैंड का हिस्सा, कौन सा, अंगारा लैंड का हिस्सा। और जो हमारे पास, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जो हमारे पास ये दक्षिण अमेरिका और हमारे पास अफ्रीका आयो, ये किसका हिस्सा। अच्छा यहाँ कनाडा पढ़ा नहीं पड़ता, कनाडा तो आजकल ऐसे अंदर तो देगा सवाल, इनके देशों के नाम दे देगा, ठीक है। पेपर में सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ऐसा देगा उन्होंने सवाल पूछे। तो यहाँ यूरोप के कुछ देशों के नाम दे देगा, एशिया के कुछ देशों के नाम दे देगा, तो यूरोप के देश के नाम देव चाहे एशिया के देशों के नाम देव, तो समझ जाना हो किसका हिस्सा सा का सारा, या यूरोप के देश एशिया के देश वो सारा अंगारा लैंड का हिस्सा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा अंगारा लैंड का हिस्सा है। नंबर 1 सऊदी अरब, याद तो सुन लेना, 4 ऑप्शन बोल लूंगा मैं। नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 याद तो सुन लेना, नंबर 2 हमारे पास आएगा मोरक्को। नंबर 1 तो सऊदी अरब आएगा, नंबर 2 मोरक्को आएगा, नंबर आएगा ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया। नंबर 3 पे चले जाओ, नंबर 3 पे आ जाएगा हमारे पास तुर्की। अब बताओ इसमें तो कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा, अंगारा लैंड का हिस्सा। एक सऊदी अरब बताया, इतनी देर में भूल जाओगे, दिमाग को क्या हो तुम्हारे अंदर ही हो। एक तो सऊदी अरब हो गया, एक मोरक्को बताया, एक ट्यूनीशिया बताया, और एक और बताया था मैंने तुर्की। बताओ कौन सा जो अंगारा लैंड का हिस्सा, तुर्की। तुर्की एशिया के अंदर, अब यूरोप का सबसे पश्चिमी देश हो,
याद रहेगी बात यार, मैप होना जरूरी है हाथ में, बिना मैप के पढ़ाई नहीं होती। मैप लेकर बैठो साथ में। उसके बाद नेक्स्ट एक मैंने तुम बताया, एक और बताया सऊदी अरब। तो सऊदी अरब इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा गोंडवाना का हिस्सा, अंकारा लैंड का हिस्सा। सऊदी अरब किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड, अंकारा लैंड का। सोच लो। सऊदी अरब गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अब देखो, अल्फ्रेड वेगनर की बात को सिद्ध करने के लिए, अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत जो दिया था अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसकी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ लोग उसके पक्ष में आए। हाँ हाँ लोंडा सही बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। कैसा? अजो 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 देखो क्या क्या कह रहा हो, क्या क्या क्यों कह रहा है। पहले नंबर पर युद्ध कह रहा है, देखो जिग्सो फिट थ्योरी समझ लो। जिग्सो फिट थ्योरी क्या हो? जिग्सो फिट थ्योरी का मतलब कुछ वैज्ञानिक आए इसके समर्थन में अल्फ्रेड वेगनर के, और पता क्या कह रहे, नोट्स में सब लिखा हुआ, यह समझ लो। यू कह रहे जो यो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका ठीक, और उत्तरी अमेरिका है, ये भैया हमारे पास ये यूरोप, ये हमारे पास ये अफ्रीका, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, ये ना ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इस उठाकर तुम आपस में फिट कर सको। देखो बिल्कुल ये हिस्सा यहाँ आराम से फिट हो जाएगा, और ये हिस्सा आराम से यहाँ फिट हो जाएगा। कुछ यहाँ बहुत सारे द्वीप ये इसमें भर जाएगा। समझ बात है? इसका मतलब पक्की बात है, इसे बोलते हैं जिग्सो फिट थ्योरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? महाद्वीपों का संनिग्ध, महाद्वीपों का सानिध्य, महाद्वीपों का सानिध्य बोलते हैं सर। याद रहेगी बात है? तो जिग्सो फिट थ्योरी है ना, जो अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत था उसे ना सपोर्ट करने का काम करती है। ये भी बात मैंने लिखा रखी नोट्स के अंदर। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? देख लो यार, इसे फिट हो जाएगा यहाँ से। अब देखो ये भारत है ना, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर आराम से फिट हो जाएगा। तुम अगर उसका भारत का नक्शा देखोगे ना, देखो भारत का नक्शा देखोगे ठाक, ये भारत का नक्शा देखो ठाक, ये तुम्हें देखा श्रीलंका दिखाई देगा, ये आराम से इसमें टूट कर जा रहा है। सही बात है? अगर तुम भारत का नक्शा देखोगे ना, भारत के नक्शे में, तो भारत के नक्शे में तुम देखोगे हाँ जहाँ बांग्लादेश वाला इलाका है, बांग्लादेश वाला इलाका है, ऐसा करके ये जा रहा, ये बांग्लादेश वाला ये इलाका जो भारत है ना, भारत के नक्शे में ये हिस्सा अलग होता चला जा रहा, ये पहले से भी फिट था पूरा का पूरा। इसका मतलब पक्की बात है 100% महाद्वीपों का तो विस्थापन हो रहा है। अल्फ्रेड वेगनर झूठ नहीं बोल रहा था, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। लोग करो, याद रहेगी बात? चलो ये बात सही सर, आगे चलो। और कैसे पता लगा है? और भी आगे चलते हैं। कुछ प्रमाण भी मिले। कैसे प्रमाण मिले ये भी समझ लो, सुन लो, नोट्स पर सब लिखा हुआ। दूसरे प्रमाण कैसे मिले? ये तो एक तो मैंने बताई तुम्हें, पहले तो नंबर बताई मैंने जिग्सो फिट थ्योरी। कौन सी थ्योरी बताई? जिग्सो फिट थ्योरी, जिग्सो फिट थ्योरी ये बताया मैंने। महाद्वीपों का क्या बोलते हैं? सानिध्य, महाद्वीपों का सानिध्य बोलते हैं, वो बताई मैंने तुम्हें। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर बताता हूं तुम्हें संरचनात्मक परमाणु। कुछ स्ट्रक्चरल परमाणु कौन से? कुछ देख लो। अब संरचनात्मक परमाणु क्या है? वैज्ञानिकों ने उठाया, यहाँ की चट्टान ली, वहां की चट्टान ली, दोनों को मैच करके देखा, यार कुछ तो बात जरूर है, दोनों जैसी चट्टानें और यहाँ की भी विशेषता वही है। अगर यहाँ मक्की पैदा हो रही है ना, तो वहां भी मक्का पैदा हो रही गिनी के पास। सही बात है? अब क्योंकि ब्राजील में बड़ी मात्रा में मक्का हो रही, तो अगर यहाँ बारिश हो ना कूद कूद कर, तो वहां भी बारिश हो कूद कूद कर। सही बात है? यहाँ के जानवरों की शक्ल बिल्कुल सेम है ना, यहाँ के जानवरों का मुंह पिचका हुआ ना, तो वहां के जानवरों का भी मुंह पिचका हुआ। तो ऐसा तो तभी हो सके जब ये महाद्वीप यहाँ जुड़ा हुआ होगा। जैसे जानवर यहाँ पाए जा रहे हैं इस क्षेत्र पर, ऐसे ही जानवर यहाँ पाए जा रहे, तो पक्की बात है यहाँ फिट था किसी जमाने में। आज इसका विस्थापन होकर अलग जगह पहुंच चुका है। बताओ, इतनी बात समझ में ही नहीं है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इतनी बात तो मुझे समझ में आ चुकी, ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात है, कुछ बातें यहाँ तो पता लग रही कि यहाँ की जो सेल, यहाँ की जो चट्टानें, यहाँ की जो रॉक्स, उनके जो वो स्ट्रक्चर है उनका, वहाँ के जो पदार्थ, उनकी बिल्कुल रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान है बिल्कुल। और रासायनिक भौतिक गुणधर्म समान होने का मतलब, अगर वहां की मिट्टी के अंदर मक्का पैदा हो रही, तो यहाँ की मिट्टी के अंदर मक्का पैदा हो रही। पक्की बात है, महाद्वीप का विस्थापन तो हुआ, महाद्वीप चलकर गए। नेक्स्ट, जीवाश्म संरचना। अब जीवाश्म संरचना थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने तुम्हें।
मैंने बताया था तुम्हें कि जर्मनी का जो रूहर प्रदेश है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ध्यान से समझा। ये हमारी पृथ्वी है, हाँ सर पृथ्वी है। इसके बाद यहाँ ये भूमध्य रेखा, भूमध्य की रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ये हमारा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर ही जो कोयला पैदा हो सके, जीवाश्म यहाँ मिलने चाहिए, क्योंकि यही गर्मी पड़ती है और हार्ड लकड़ी यही पैदा होती है और यही नीचे दब जाती है और सैकड़ों सालों तक दबी रहती है, उसका कोयला बनता। तो फिर यहाँ जर्मनी के अंदर कोयला कर क्या रहा? जर्मनी के रूहर प्रदेश में कोयला कहां से आ गया? यहाँ से कोयला। इसका मतलब पक्की बात है, यहाँ जो मिट्टी थी वह सड़क को ऊपर गई वा। जब यहाँ की मिट्टी सड़क को ऊपर गई वा, जभी तो हम कह सके कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। सही बात है, महाद्वीपों का विस्थापन ये लिखा रखा। एक और समझ लो, एक और चीज समझ लो, जीवाश्म प्रमाण में एक और चीज समझ लो। जीवाश्म प्रमाण तो एक और समझ लो, एक वो जीव, सांप के जैसा जीव हो, मैंने पहले तुम उसको फोटो भी दिखाया था, उसका नाम है मेसोसोरस। मेसोसोरस शरीर सर्प एक प्रकार का, वो ना यहाँ पाया जा अफ्रीका के गिनी तट के पास, और अफ्रीका के गिनी तट से और यहाँ भी पाए जाओ। जो ब्राजील है उसके तट पर भी आसपास भी पाए जा, ये ब्राजील है यहाँ से इसके आसपास ही पाए जा। तो कुछ लोग क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक गति करके पहुंच जाएगा वो, अरे जाने जाने में उसकी जिंदगी बीत जाएगी। ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पता कितनी नापनी स्टार्ट कर दोगे। ये गाना सुना दो ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये भारत में गाना बना है, ये 7 समुंदर यहाँ से। सही बात है, ठीक। तो मेसोसोरस की ऐसी तस्वीर हो जाएगी वहां से, कभी सर्च करो, देखो जीव कैसा हो, चला जाएगा यहाँ तो नहीं चला जाने का। इसका मतलब ऐसे जीव यहाँ भी पाए जा, ऐसे जीव यहाँ भी पाए जा, सेम जीव। तो कुछ वैज्ञानिक रिसर्च करके उन्होंने कहा कि हो सकता है यहाँ तैर के चले जाता हो, कुछ भी कहीं प्रकाश की चलते जा रहा है क्या? हाँ, सोचने वाली बात है। इसका मतलब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, पक्की बात है। कोयले के निक्षेप मैंने तुम बताया था, कोयले के निक्षेप वाला। आगे चलो भैया, पूरा जलवायु प्रमाण भी है कुछ, टीलाइट छोड़ दो। अच्छा हाँ, ये भी समझो, इंटरेस्टिंग है बड़ा, वाओ कितना मस्त है, इसे भी समझो। अच्छा ये बताओ मुझे, ठंड कहाँ पड़नी चाहिए? जो सर इसमें ये पूरा भारत, पूरी दुनिया का नक्शा, इसमें ठंड कहाँ पड़ती है? ठंड पड़ती है ध्रुवीय प्रदेशों में। ऊपर जाओगे तो ना तो ठंड पड़ेगी, सबसे नीचे जाओगे ठंड पड़ेगी। ये पृथ्वी हमारी है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को और पीट दिया हमने। ये ऊपर की भाग है, ये भी ऊपर का भाग है, ये ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ पड़ती है ठंड, ठीक। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ विश्व रेखा के आसपास। जो भी देश पर बसे रहेंगे ना यहाँ से, भारत इसमें ही है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक। यहाँ भारत इसके अंदर मौजूद है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश मांगा भारत। इस बार सवाल पूछ रखा तो समझ नहीं बात, तो सुन लो ध्यान लगा के अच्छे तरीके से। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा भारत। ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, सर्दी पड़ेगी, तापमान में गिरावट आ जाएगी। तुम्हारा नंबर लगाने वाला हो रहा है, मैं तुमसे पूछूंगा सवाल, अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ऊपर जाओगे सर्दी पड़ेगी, नीचे जाओगे सर्दी पड़ेगी, याद रहेगी बात है। नेक्स्ट, अब जरा एक बात बताओ अगर ध्यान से, इसका मतलब तो फिर तो बर्फ जो हो इस क्षेत्र में बर्फ तो नहीं पड़ सकती बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मी होगी यहाँ 12 घंटे का 12 दिन का 12 रात हो। लेकिन पता क्या पाया गया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी कुछ ऐसे स्थान पाए गए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो, लेकिन वहाँ फिर भी बर्फ पड़ा, बर्फ के साक्ष्य मिले वहाँ। तो उड़ीसा का नाम सुना तुमने? उड़ीसा का, उड़ीसा के अंदर एक कलिंग पड़ा, उड़ीसा के अंदर कलिंग क्षेत्र, ठीक है, जहाँ कलिंग का युद्ध भी होता था 261 BC में। तो वहाँ जो कलिंग पड़ा ना उड़ीसा के अंदर, पहले भारत की बात बता रहा हूँ तुम्हें, भारत का जो बताओ, भारत का पूरा इलाका, समझ लो यार, समझ लो, ये पूरा इलाका यहाँ से, ये कलिंग हमारा भारत, उड़ीसा के अंदर क्या नाम है उड़ीसा के अंदर उस कलिंग पड़ा। इस क्षेत्र के अंदर ना भैया जो हिमानीकरण, जो बर्फ उसके साक्ष्य मिले। अब मुझे नहीं बताओ, जब ये पूरा इलाका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, यहाँ गर्म प्रदेशों में की कैटेगरी में आ रहा है, तो फिर यहाँ बर्फ के साक्ष्य कैसे मिलेंगे? इसका मतलब पक्की बात है, अभी बर्फ नहीं पड़ती, बर्फ के साक्ष्य मिले, किसी जमाने में यहाँ बर्फ पड़ती, तो बर्फ कैसे पड़ जाएगी? इसका मतलब ये भाग कहीं तो सड़क का आया, पक्की बात है, ये कहीं और का हिस्सा होगा, प्रूफ पक्की बात है। महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, कितने कारण बता दिए, कितने प्रमाण दे दिए मैंने तुम्हें कि देखो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। कितने सारे लोग इसके सपोर्ट में आगे खड़े होंगे। तुम अच्छा काम करोगे ना, लोग तुम्हारे सपोर्ट में बहुत खड़े होंगे, जाकर आलोचना भी करेंगे। डरना मत बिल्कुल भी, समझ नहीं बात। या आलोचना करने वाले तो कभी निराश हो तुम मत होना बिल्कुल भी। अल्फ्रेड वैगनर हिम्मत नहीं आ रही, कह भले ही में वो जलवायु वैज्ञानिक को समझ में की बात है, लेकिन मैं ये हो कि मैंने वह चीजें बता दी जो आज तक किसी ने नहीं बताई, और सच में देख लो उन्होंने। ये तो एक प्रूफ दिया मैंने तुम्हें, और सुनो और प्रूफ। तंजानिया का नाम सुना तुमने? अफ्रीका, ये अफ्रीका बनाते ये, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तंजानिया। अफ्रीका के अंदर एक तंजानिया झील भी पड़ा,
तंजानिया चोटी भी अफ्रीका के अंदर है, सही बात या? उस तंजानिया के अंदर ना, सुन लो पहले ध्यान लगा, तंजानिया के अंदर हिम युग के साक्ष्य पाए गए, बर्फ के साक्ष्य पाए गए। और जो तंजानिया ने यहाँ तो जो गुजरा पूरा का पूरा है, ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुआ, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चीज आ गई वहां बर्फ कैसे मिल जाएगा? मिल ही नहीं सकती। इसका मतलब पक्की बात है इनका विस्थापन हुआ, इसका मतलब पक्की बात है ये इलाका किसी जमाने में हाथ आयो, यहां तो टूट कमा गया हो, इसका विस्थापन हुआ। 2 प्रमाण दे दी तुम्हें, समझ नहीं बात है? इसका ये मतलब है, बात समझ में आ रही बात? ठीक, तो इतनी बात बताओ, अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत तो समझ में आया नहीं आया? और जितनी भी मैंने लोकेशन बताई सारी इंपॉर्टेंट है, सारी पेपर में पूछा था, याद रही? क्या कहाँ से? सही बात है, ये लड़की ने पूछ रही सर बर्फ तो पिघल जाओ, भाई जी बर्फ तो पिघल जाओ, बर्फ तो पिघल जा, हाँ जी पिघल जा बर्फ। जब बर्फ पिघल जा तो कुछ अंश छोड़ जाती होगी, तो जो अंश छोड़ जाना कार्बन डेटिंग विधि हो एक, और कार्बन डेटिंग विधि तो हम पता लगा सके यहाँ किसी जमाने में बर्फ थी, क्या था क्या नहीं था, कौन से अंश थे, डीएनए खोज करके। सही बात है, जब तुम्हें व्हाट्सअप फेसबुक से इंस्टाग्राम से फुर्सत भी, जब तो पता लगा तुम्हें कि कार्बन डेटिंग विधि भी हो। तुम नहीं कह रहा, तुम्हारे जैसे बच्चों को कह रहा मैं। कोई दिक्कत यहां तक? लोग करूं, मजा आ रहा है? तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा ना अच्छी तरह? अल्फ्रेड वेगनर ने पता लग गया ना? चलो सवाल पूछता हूं। वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। ठीक, वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन, ध्यान से सुना ना, महाद्वीपों का विस्थापन गुरुत्वीय बल तथा उत्प्लवन बल दोनों के कारण हुआ है। बस लग गई लंका। सही गलत है? क्या सही गलत है? अब दूसरा स्टेटमेंट सुनना ध्यान लगाकर, दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। ठीक, जर्मनी का रूहर प्रदेश, ध्यान से, जर्मनी के रूहर प्रदेश में हिम युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोयले के निक्षेप प्राप्त हुए वहां। ठीक, ऐसा यही सवाल पूछेगा। और कैसे पता लगा तुम्हें? कैसे सवाल पूछेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे यूट्यूब पर जाकर। अब हम समझने वाले ऑर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत। ऑर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत। ऑर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा और, फिर तुम कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वो तुम साथियों। चलो भैया, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? बहुत आसान है, बहुत आसान है। हटो, चलो चुप हो जाओ, बात ना करो, आ जाओ। इसी में देख लो एक टॉपिक और रह गया, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फिर इसका सत्यानाश। एक सवाल लगाना दबा के अच्छे तरीके। सुनो सुनो ध्यान से, संवहनीय धारा सिद्धांत समझ रहे हैं सब? संवहनीय धारा सिद्धांत, सब पहली बात संवहनीय धारा सिद्धांत दिया था किसने? ऑर्थर होम्स ने 1829-30 में। इसका नाम पूछ लेगा, संवहनीय धारा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये हमारे ऑर्थर होम्स। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जैसे हॉट प्लूम हो गया, कोल्ड प्लूम होगा, इसे समझेंगे क्या बला हो गया। हॉट प्लूम किसे कहते हैं? कोल्ड प्लूम किसे कहते हैं? और एक पार्श्व प्लूम, पार्श्व प्लूम क्या हो? पार्श्व। लैटरल प्लूम जैसे बोल, लैटरल प्लूम, पार्श्व प्लूम। किस चीज को हम प्लूम बोलते हैं? इन शब्दों का यूज होगा और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, है क्या बला क्या है। ध्यान से समझो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हमारे अर्थ पूरा का पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर बनाया गया। सबसे ऊपर हमारा जो क्रस्ट दिखाई दे रहा है, ऊपरी क्रस्ट बोल लो। ऊपरी क्रस्ट को हम स्थल मंडल बोल लो। क्या बोल लो? निचला क्रस्ट है हमारा। कल भी बताया था, निचला क्रस्ट नहीं है, क्रस्ट है। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास ऊपरी मेंटल। कौन सा मेंटल है? ऊपरी मेंटल। अच्छा, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल दोनों को मिलाकर बनेगा हमारा दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल सही लिख लेना। ठीक, यहाँ स्थल मंडल। उसके बाद यहाँ नीचे चले जाएंगे, इस वाले भाग को हम अर्ध ठोस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अर्ध ठोस। कोई बात धीरे धीरे समझो। उसके बाद निचला मेंटल, बाह्य करोड़। तो जो निचला मेंटल और बाह्य करोड़ हो भैया, वहां से निकलेगा लावा। क्या निकलेगा? जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा। अगर अंदर रहेगा तो क्या बोल लेंगे? लावा का मैग्मा।
जैसे ही बाहर निकल जाएगा और बहना शुरू कर देगा तो उसे बोलेंगे लावा। अंदर रहेगा तो मैग्मा बोल लेंगे, बाहर निकलेगा तो लावा बोल। सवाल है निकलता कहां था भाई? बात पृथ्वी का जो निचला मेंटल हो ना, निचला मेंटल हो और बाह्य करोड़ हो, इसके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जा। क्या पाए जा? और रेडियो एक्टिव तत्वों के अंदर जो हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर बड़ी मात्रा में एनर्जी मौजूद हो, वह एनर्जी ना, वह एनर्जी कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस होगी तो निकलेगी। वह एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है, निकलती है, बाहर निकलती है, तो वह कुछ तरंगों का रूप ले लेती है, लवा का रूप ले लेती है। सही बात है। और संवहनी तरंगों के रूप में ऊपर आगे बढ़ती है। संवहनीय मतलब बहना, तरंगों के रूप में आगे बढ़ना, ठीक। और धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़ती है ना, तो ऊपर पृथ्वी के बाह्य भाग पर जाकर टक्कर मारती है। मैंने कहा जो लावा ना, यो लावा, मैंने कहा दोबारा फिर समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं भाई। निचला मेंटल हुआ, बाह्य करोड़ हुआ, आसान भाषा में भी कह सको मध्य मंडल में। मध्य मंडल के अंदर क्या होता? रेडियो एक्टिव तत्व एलिमेंट पाए जा। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जा वे क्या करो, उसमें बड़ी मात्रा में एनर्जी हो, और जो एनर्जी हो यानी ऊर्जा हो, वह पता क्या करेगी? वह संवहनी तरंगों का रूप ले लेगी। सर ये संवहनी तरंगे क्या हो? चलने वाली तरंगे, संवहनीय, जिसमें बहने का गुण हो। समझ में? संवहनीय तरंगे, संवहनी तरंगों का रूप ले लेगी और धीरे धीरे ना पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग होगा, स्थल मंडल होगा, स्थल मंडल यानी दुर्बलता मंडल होगा, ये हमारा दुर्बलता मंडल, यानी दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल पर जाकर टकरागी। और जैसे दुर्बलता मंडल पर जाकर टकरागी ना, तो हो सकता है और उस पर फोर्स लगागी, और फोर्स लगागी तो जो दुर्बलता मंडल होगा ऐसे फट जाएगा, ऐसे करके, और वो जो ऊपर का भाग नीचे धसक जाएगा, और नीचे तो फिर लावा निकलेगा, वहां ज्वालामुखी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो वहां तो देखेंगे हम क्या क्या बना, कहीं पर्वत बन जा, कहीं पहाड़ बन जा, कहीं पठार बन जा, ऐसे ऐसा करके बल लगेगा। पहले ये बात बताओ, समझ में आई नहीं? क्या समझाया मैंने जी? आपने बताया कि जो मध्य मंडल हो यानी निचला मेंटल बाह्य करोड़ हो, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जा, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो यानी रेडियो एक्टिव तत्व हो, उनके अंदर बड़ी मात्रा में एनर्जी मौजूद हो। जैसे पोलोनियम हुआ हमारे पास, रेडियम हुआ हमारे पास, ठीक। और भी बहुत सारे तत्व, पोलोनियम हुआ, रेडियम हुआ, एक और हमारे पास बताओ एक आधा रेडियो एक्टिव तत्व का नाम दिमाग, यूरेनियम हुआ। सही बात है। तो ये जो हमारे है ना, इन तत्वों के अंदर बड़ी मात्रा में एनर्जी मौजूद हो, वह एनर्जी ना ऐसे करके जाकर ऊपर टकराने के बावजूद ना जो स्थल मंडल होगा, स्थल मंडल के पास ये दुर्बलता मंडल होगा, दुर्बलता मंडल को ऐसे पुश करने का प्रयास करेगी, ऐसा करके। तो यहाँ तो ना जो प्लेट है यह हट जाएगी ऊपर से। इसे यहाँ समझ सके वाले डायग्राम में जो निकला यहाँ तक करोड़ यारी करोड़ के बाहर जो लावा भरा हुआ देखो, लावा बाहर गया नहीं क्या? इधर लावा बाहर गया नहीं क्या? भेज दिया। आ जाओ, ध्यान से। पहले बताओ समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ। तो उसके बाद हम क्या रहे, जो लावा यहाँ से निकलने वाला लावा, मैग्मा क्या दो, मैग्मा जैसे इसे जो दुर्बलता मंडल है ना, इसे तोड़कर बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगा। देखो यहाँ तक समझो, देखो जा रहा नहीं तीर का चिन्ह, मैग्मा जा रहा, इसे तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करेगा पूरा का पूरा। और जब प्रयास करेगा तो ये ना जो परत ऊपर से हट जाएगी, ये ऊपर से हटने का ये परत ऊपर से हटने की कोशिश करेगी। तो जहां तक हटने की कोशिश करेगी ना, तो यहाँ एक बल काम करेगा, उसे हम बोलते हैं अपसारी बल। जहां दो प्लेटें दूर हस्ती उसे बोलते हैं अपसारी, डाइवर्जिंग फोर्स। ये प्लेटें दूर हटने का प्रयास करती है। यहाँ तक दुर्बलता मंडल के पास जो बल, ये है ना, दुर्बलता मंडल के पास जो प्लेट है, ये दूर हटने का प्रयास करती है। इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग फोर्स, इसे बोलते हैं अपसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा। और यहाँ जो बल काम कर रहा है उसे बोलते हैं अपसारी बल, अपसारी बल। याद रहेगी बात है? चलो जी, यहाँ तो गए, यहाँ ऐसा लग गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे लावा गया यहाँ से, फिर लावा इधर नीचे भी तो आगा, ऐसा करके यहाँ तो भी ऐसा गया था लावा, फिर यहाँ ऐसे बताओ लावा चलना स्टार्ट कर देगा नहीं? यहाँ तक जो मैग्मा कहो, जो मैग्मा यहाँ चलना स्टार्ट कर देगा नहीं कर देगा? जो मैग्मा यहाँ तक रेडियो एक्टिव किरणों के पास चला, जो मैग्मा यहाँ से चलना स्टार्ट करा हो, इस मैग्मा को जो सीधा जा रहा, ऊर्ध्वाधर दिशा में संचरण कर रहा है, जो एकदम वर्टिकली एक ऐसे चलने की कोशिश कर रहा है, वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है, जो मैग्मा हो। समझ बात है? उस मैग्मा को हम प्लूम बोल लो, प्लूम। उसका नाम हो हॉट प्लूम, जो तुरंत रेडियो एक्टिव किरणों के पास से तुरंत निकला और ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया वर्टिकली का मतलब क्या हो, ऊर्ध्वाधर संचरण करना स्टार्ट कर दिया, उसे हम बोलते हैं हॉट प्लूम। याद रहेगी बात है? उसके बाद पता क्या करेगा, ये लावा फिर ऐसा करके साइड में चलना स्टार्ट कर देगा, ऐसा करके दुर्बलता मंडल के समानांतर चलना स्टार्ट कर देगा, दुर्बलता मंडल के समानांतर चलना स्टार्ट कर देगा। इस लावा को पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पार्श्व प्लूम, लेटरल प्लूम। नोट्स में सब लिखा हुआ, याद रहेगी बात है? क्या बोलते हैं? लेटरल प्लूम। फिर लावा ठंडा होगा, फिर नीचे आएगा। जैसे लावा ठंडा होगा ना, फिर ये नीचे आया, देखो लावा ठंडा होगा नीचे आया, तो लावा इधर तो ठंडा होगा नीचे आया, इधर तो ठंडा होगा फिर नीचे आया। तो पता क्या होगा, ये और ये जो दोनों, यही तो बात बताई थी ऑर्थोरोम्स ना, ये दोनों जो प्लेट है ना, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेगी,
और यहाँ जो पास आने की कोशिश करेंगे दोनों प्लेट आपस में, दुर्बलता मंडल की दो प्लेट आपस में पास आने की कोशिश करेगी ऐसा। तो जो भारी प्लेट होगी, ध्यान से सुन लेना, जो भारी प्लेट होगी, जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा वह छोटी प्लेट के नीचे धंस चुकी होगी, हल्की प्लेट के नीचे धंस चुकी होगी। हल्की प्लेट कहाँ जाएगी? ऊपर। और ऐसे बल लगने पर ना, ऐसे बल लगने पर इसमें जो ऊपर की प्लेट है या हल्की प्लेट है, हल्की प्लेट में वलन पड़ चुके होंगे, ऐसे वल्ले पड़ चुके होंगे और ऐसा करके वलित पर्वतों का निर्माण हो। जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण देखा तुमने? भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा हो रहा है। यहाँ से देखो छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा नक्शा, अपने पास भारत का नक्शा देखो हो तो तुम्हारे पास, उस भारत के नक्शे में ना ये जो इंडियन प्लेट है, हमारे पास जो इंडियन प्लेट है, ऐसा करके देखो, प्रायद्वीप भारत का पठा रही हूँ, ये इंडियन प्लेट है, ठीक। ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर, ये इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट पर, ये इंडियन प्लेट है ना, इसका घनत्व ज्यादा है, भारी प्लेट है। और ये यूरेशियन प्लेट है, ऊपर की जो प्लेट है ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट किसका भाग है पता? किसका? गोंडवाना लैंड का। ये किसका भाग? अंगारा लैंड का। गोंडवाना लैंड की या प्लेट, इंडियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट पर, यूरोप जहाँ, उस पर बल लगा रही ऐसा करके, ऐसा करके, और अब भी बल लगा रही, और ऐसा करके जो ऊपर का भाग है ऊपर उठ गया, और ऐसा करके 2500 किलोमीटर की लंबाई में हिमालय का निर्माण होगा। 2500 किलोमीटर की आज भी बनी रहा। हिमालय एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला, आज भी इसका निर्माण जारी है, इसलिए भूकंप आते रहते हैं हिमालय पर अब भी। कारण क्या है? यह प्लेट इसके नीचे धंस चुकी, क्योंकि इस प्लेट का घनत्व ज्यादा, इस प्लेट का घनत्व कम है। ऊपर जो प्लेट है, ऊपर की प्लेट कौन सी हुआ? यूरेशियन प्लेट। या कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर क्या लगा रही? बल। और जब बल लगा रही है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर क्या लगा रही? बल। बल लगा रही तो ये भाग कहाँ उठ जाएगा? ऊपर। देखो ऐसा करके दो प्लेट आई है, दो प्लेट आई ऐसा करके, देखो यहाँ इस प्लेट को नीचे धसक दिया ऐसे ना, उठ गया नहीं वाला भाग ऊपर, बन गया हिमालय पूरा का पूरा। 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हिमालय, ऐसा निर्माण हुआ। याद रहा ये बात है? कौन सी प्लेट नीचे धसी? रैपट लग गया जिसका घनत्व कम ज्यादा था, इंडियन प्लेट। कौन सी प्लेट ऊपर ऊपर, कौन सी प्लेट में वलन पड़े? किस कौन सी प्लेट में क्रैक्स पड़ गया इस तरह करके? जिसका घनत्व ठीक। इंडियन ज्योग्राफी वाले क्लास में मैंने अच्छी तरह समझा रखी है सब चीजें, ठीक है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? हॉट प्लूम पता लगा कौन सा हो? जहां रेडियो एक्टिव किरणें होंगी, लावा निकलेगा, ऊपर जाएगा, वो हॉट प्लूम होगा। पार्स ऐसे चल लगा लावा, वो पार्श्व प्लूम होगा, जिसे हम लैटरल प्लूम बोलते हैं। लावा ठंडा होकर नीचे आ जाएगा तो वो हमारा कौन सा होगा? कोल्ड प्लूम। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत? लावा कहां से निकलता पहले ना बताओ। लावा नहीं, मैग्मा। मैग्मा निकलता कहां से? मध्यमंडल से। इतना याद रखना, लावा मध्यमंडल से निकल रहा है। आसान भाषा में निचला मेंटल भी कह सको और बाह्य क्रोड भी कह सको। सही बात है, कभी पूछने का नहीं, इतना डेप्थ समझ जाएगा। समझ में आएगी बात है? लावा कहां से निकल रहा है पता होना चाहिए। करोड़ में से लावा नहीं निकलता, करोड़ों का भाग बिल्कुल ठोस है। कारण क्या है? कारण योग का घनत्व ज्यादा। क्यों घनत्व ज्यादा क्यों? क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ रहा है। दबाव पड़ने के बाद इसका जो अंदर जो सारा का सारा घनत्व इसका ज्यादा होगा। और मैंने बताया था जो ऊपर का भाग है ना, यह सियाल, सीमा और निफे, इनकी अधिकता पाई जा। सियाल, सियाल का मतलब क्या हो? सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे हल्के पदार्थों की अधिकता पाई जा, क्योंकि उनका घनत्व कम हो। नीचे जाएंगे उसके बाद वो सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, थोड़ा नीचे जाएंगे निफे, निकिल और फेरस, उनकी अधिकता पाई जा। अब बताओ निकिल और जो फेरस हो उनका घनत्व ज्यादा हो कि सिलिकॉन का घनत्व ज्यादा होगा? क्योंकि अंदर पाए जाना हो। तो बताओ ऊपर से दबाव पड़ने के साथ साथ घनत्व बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। सीधी सी बात है, याद रहेगी बातें। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है इस वाले टॉपिक में? होगा इतना ही है ऑर्थोरोम्स का सिद्धांत, यही हॉट पुलुम कोल्ड पुलुम। लेकिन यहां हमने तीन चीज सीखी। क्या हो सकता? एक हो अभिसारी प्लेट किनारा, एक हो हमारा, देख लो, हाँ, एक तो अभिसारी बल हो, एक अपसारी बल हो। कौन सा बल हो? एक तो अभिसारी बल हो, अभिसारी बल और अपसारी बल। समझ में आया तुम्हें कौन कौन सा हो? याद रहेगी, नोट्स में सब लिखा हुआ, एक बार पढ़ने दे सब समझ में आ जाएगा। अभिसारी बल समझ में आ गया? अगर दो प्लेटें दूर दूर जागी ऐसा करके, दुर्बलता मंडल की जो दो प्लेटें जो लावा उस पर टकरा जाकर दुर्बलता मंडल पर, और दोनों प्लेटें दूर नहीं जागी, जैसे दोनों प्लेटें दूर जागी, क्या बोलो दुर्बलता मंडल इंग्लिश में? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर की जो प्लेट है ना, ऐसा करके दूर नहीं जागी, क्योंकि डाइवर्जिंग फोर्स लग रहा है। ऐसा दूर जागी ना तो नीचे ज्वालामुखी तुरंत आ जाएगा उठकर। समझ गए? उसकी इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है? अगर दोनों प्लेटें पास पास आ गई तो ये कौन सा बल लग रहा है? अभिसारी बल। इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग फोर्स। कन्वर्जिंग फोर्स, याद रहा ये बात है, कन्वर्जिंग फोर्स लग रहा है ऐसा करके। और जब तो इसमें वल्ले पड़ जा, ऐसे तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। बहुत सारे ऐसे जो वलित पर्वत है इस तरह, तो वलित परमाणु का निर्माण ऐसा हो। अब बताओ वलित परमाणु का निर्माण अभिसारी प्लेट किनारे से हो, अपसारी प्लेट किनारे से हो? अरे वलित पर्वतों का निर्माण अभिसारी प्लेट किनारे से हो, अपसारी प्लेट किनारे से हो? अभिसारी प्लेट किनारा, एक प्लेट दूसरी प्लेट पर टक्कर मार रही है ऐसा करके। समझ में आई बात? और जब टक्कर मारनी ना तो यहाँ कौन से किनारे का, कौन सा किसका निर्माण होगा? वलित पर्वत होगा। हिमालय पर्वत वलित पर्वत है नहीं है?
नवीनतम वर्णित पर्वत, नवीनतम वलित पर्वत कितनी हिमालय की लंबाई? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर याद रहेगी बात क्या? कहां से कहां तक फैला हुआ? नामचा बरवा चोटी से लेकर नंगा पर्वत तक, नामचा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत तक। नामचा पर्वत कहां पड़? अरुणाचल प्रदेश में। और ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। याद रहेगी बात क्या? लोग करूं? चलो और बताओ सर। सर 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 और बताऊं? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं कोई दिक्कत है? अब ये ना जो प्लेट हैं, दुर्बलता मंडल दिख रहा है, कहां गए हो रहा? तो दुर्बलता मंडल तो मैं दिखा, सुन लो, दुर्बलता मंडल तो यहां से लेकर यहां तक की जो गहराई होगी या 100 किलोमीटर के आसपास होगी। 100 किलोमीटर नीचे चले जाओ, 100 किलोमीटर नीचे जाकर प्लेट पाई जाएगी। ऐसी प्लेट पाई जाएगी, कुछ ऐसी होगी जो अभिसारी प्लेट होगी, कुछ ऐसी होगी जो, कुछ तो अपसारी प्लेट होगी, कुछ अभिसारी प्लेट होगी, कुछ प्लेट ऐसी जो आपस में अगल बगल गति करती होगी। इन्हें बोलो सन्नक्षी प्लेट की, सन्नक्षी प्लेट। तो प्लेट मोटे मोटे तौर पर तीन तरह की मान लो। कितने तरह की? एक तो हमारी अभिसारी प्लेट, एक हमारी अपसारी प्लेट, एक और सन्नक्षी प्लेट। प्लेट एक तो ऐसी होगी जो आपस में टक्कर करती होगी, उसे अभिसारी प्लेट बोल लेंगे। जो दूर जाएगी अपसारी प्लेट बोल लेंगे। जो अगल बगल गति करेगी सन्नक्षी प्लेट बोल लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? याद रहेगी बात है? ठीक। जब हमारी जो अपसारी प्लेट होगी उसके सारे वहां तो तुरंत वहां तो ज्वालामुखी निकलेगा। सही बात है। जो हमारी अपसारी प्लेट होगी, अभिसारी प्लेट होगी। अपसारी प्लेट तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा, अभिसारी प्लेट से वलित पर्वतों का निर्माण होगा। याद रहेगी बात है? ठीक है। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आएगी बात है? चलो हटा दूँ सर, अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ। नोट्स के अंदर भूचुंबकत्व का सिद्धांत लिखा है, पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत एक बार इन्हें पढ़ सको, वैसे कोई जरूरत नहीं है इनकी। यहाँ तो क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो नोट्स में तो कौन सी चीज पढ़नी कौन सी नहीं, यही यहाँ क्लास में बताया जा रहा। अभी तुमने तो कौन सा सिद्धांत पढ़ा पहले बताओ, क्या नाम है इसका? संवहनीय धारा सिद्धांत। उसके बाद तुमने थोड़ी देर पहले वो पढ़ा था, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ा था। अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ो, भूचुंबकत्व का सिद्धांत पढ़ो या संवहनीय धारा सिद्धांत पढ़ो। इन सब में एक ही बात बता रखी, जो महासागर वो तो स्थिर है, महासागर तो स्थिर है, ध्यान से सुन लेना। और महाद्वीप गति कर रहे, ये यही बात इंपॉर्टेंट है। दोबारा फिर समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ा था और थोड़ी देर पहले मैंने फिर ये भी पढ़ लिया, चुंबक वाला मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें। ये तीनों सिद्धांत इसी बात को प्रदर्शित करते हैं, पता किस बात को? इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि जो महाद्वीप है ना, वो महाद्वीप तो गति कर रहे, महाद्वीप भागे फिर रहे चारों तरफ ही, लेकिन महासागर गति नहीं कर रहे, महासागर स्थिर है। याद रहेगी बात है? एक अलग ही सिद्धांत आया, उसने सारा ही खेल पलट दिया। वो पता क्या कह रहा? नो कह रहा महाद्वीप स्थिर, महासागर गति कर रहे। समझे क्या कहने को उसके? ये तो कंसेप्ट क्लियर करना मुझे तुम्हारा। महासागर स्थिर मतलब महाद्वीप स्थिर, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट है ना, ये फिक्स, ये कहीं नहीं जा रहा, ये भी कहीं नहीं जा रहा, ये भी कहीं नहीं जा रहा। पता क्या कर रहा है? तो कह रहा जो महासागर है ना उसका विस्तार हो रहा है। इस तो पूछा कैसे भाई महानुभूति, थोड़ा एक्सप्लेन कर, थोड़ा एक्सप्लेन तो कर। तो पता क्या कहते हैं? अब ध्यान तो सुन लेना, जो कॉपी में नोट्स में लिखा हुआ ना वो अलग चीज है, और जो मेरा समझाने का वो स्टाइल है ना वो कमाल की चीज है। यहाँ तो समझ लो, ध्यान तो समझो। उस अब हम समझेंगे सी फ्लोर थ्योरी क्या हो, ये लिखा हुआ ना इंग्लिश में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसे बोलते हैं सागरीय तल प्रसरण सिद्धांत। अगली हेडिंग हमारी सागरीय तल प्रसरण सिद्धांत। याद रहेगी बात? या आओ से भी समझते हैं। 2 मिनट का खेल है, केवल 2 मिनट का खेल। सागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत क्या हो? इसका मतलब इसका मानना कि जो सागर है ना उसका विस्तार हो रहा है, सागर फैल रहा है, समुद्र फैल रहा है, और जो महाद्वीप है स्थिर। आओ 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 इधर आओ, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। चलिए, तो सागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया था हैरी हेंस महोदय द्वारा। हैरी हेंस महोदय, हरी भैंस नहीं है वो, हैरी हेंस। फिर हैरी भैंस सबको अपने जैसा समझना चाहिए, ठीक है नहीं? हैरी हेंस, हैरी भैंस, फिर भैंस, हैरी हेंस महोदय के द्वारा दिया गया था। याद रहेगी बात? क्या तो हैरी हेंस महोदय पता क्या कहते हैं? कह रहे बाबू, किसे कह रहे? अल्फ्रेड वेगनर को, बाबू आजा सोने सोने बाबू आ जाओ। ये एक भूचुंबकत्व सिद्धांत वाले, और एक ये कहते जो ऑर्थर होम्स गए थे पीछे संवहनीय धारा सिद्धांत के, कह रहे बेटा तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता अभी, ठीक है? तुम्हारा मानना ये हो कि महाद्वीप फैल रहे, महाद्वीपों का विस्तार है। कह रहा मेरा ये मानना नहीं है, मैंने कुछ है भी मानना तेरा। कह रहा महाद्वीप स्थिर है और सागरों का प्रसार हो रहा है। सागरों का प्रसार कैसे हो जाएगा? कहना क्या चाहते हो?
आओ समझते हैं ये कहना ही चाह रहे। पहले उन्हें बताओ, उसने ऑर्थोरोम्स की बात थी ना जो, उसे सही मानना ऑर्थोरोम्स की बात को कि हाँ लावा निकल दुर्बलता मंडल पर टकरागा और 2 प्लेटें दूर जागी। बात तो सही है, 2 प्लेटें दूर जागी। अब जो 2 प्लेटें दूर जागी उनका क्या कहना था, ये कह रहे यहाँ ना, ये देखो यहाँ ध्यान से सुनना, ये 12 वर्ल्ड का मैप है। यहाँ ना इस मैप में अंदर झाँक कर देखोगे तुम अच्छे वाले मैप में, तो यहाँ तुम्हें दिखाई देगा यहाँ अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर एस की आकृति का महासागर। देखो एस की आकृति नहीं बननी है, मेरे नाम की आकृति, ये सर नो। उसके बाद तो यूँ बताओ मुझे, यहाँ ना अंदर से यहाँ छोटे 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 कटक का निर्माण होगा, रिज कटक का निर्माण होगा। कटक का किसका, ये कटक का निर्माण पता कैसे हुआ, कटक का निर्माण ऐसा हुआ, इसके अंदर से ना 2 प्लेटें दूर जा रही, या अमेरिकन प्लेट या यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट या यूरेशियन प्लेट दूर जा रही। यहाँ क्या समझाया था, जब 2 प्लेटें दूर जाओ, देखो 2 प्लेटें दूर जा रही है, जा रही नहीं तो वहाँ अपसारी बल काम कर रहा है, जहाँ अपसारी बल काम कर रहा है, और अपसारी बल जब यहाँ काम कर रहा है ना, तो जो लावा था वो निकल कर ना ऐसा करके फैलना स्टार्ट होगा। कहीं कहीं जगह तो ऐसी हो कि यहाँ कुछ व्यक्ति यहाँ से नाव लेके जाएंगे ना, अफ्रीका के कुछ व्यक्ति नाव लेके जाओ, तो बीच में वहाँ से पहले तो है तभी नहीं, यहाँ से पहले सारा समुद्र था, अब तो ये लावा इतना ऊपर उठ चुका है, पत्थर के रूप में दिखाई दे। आराम से बैठ कर वहीं यहाँ बैठ के जो यात्री हो जो मछली पकड़ने जाओ, आराम से बैठ कर खाना खुना नाश्ता नुश्ता करके तब आगे जाओ मछली पकड़ने। हाँ हाँ मजा क्यों नहीं बता, समझ गए। तो ये क्या हुआ, इतनी बात ये बताओ, कटक समझ में आया, कटक क्या हो, तो यहाँ नाश्ता नुश्ता करके थोड़ी देर मछली पकड़ेंगे आसपास, उसके बाद फिर वापस अपने एरिया में वापस लौट जाएंगे। वह बात अलग है, इनके यहाँ के जो कोस्ट गार्ड में पकड़ लेना, यहाँ के सैनिक पकड़ के फिर जेल में डाल दो, ये छोड़ दो, पॉइंट की बात पर जाओ। अब पॉइंट की बात क्या है, पॉइंट की बात यहाँ आप तो समझा रहे थे, सागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत। यस, ये किसका, ये किसने दिया था, ये देता हैरी हैस मोदी के द्वारा। इसके वैज्ञानिकों का नाम पता होना चाहिए, 1 नंबर में पूछे हुए, याद रखना कभी भी पूछ लो। अब सवाल ध्यान से, कहना क्या चाह रहे हैं आप, सागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत का मतलब क्या हो, ध्यान से समझना मेरी बात गौर से। ये हमारा प्लेट है, यह भी हमारी एक प्लेट है, ये तो कटक का निर्माण हुआ पता, तो बताओ यहाँ कटक का निर्माण होगा नहीं होगा। अब यह जो प्लेट है, यहाँ की जो प्लेट है, यहाँ की प्लेट देख, एक प्लेट यहाँ से इसके अंदर जाएगी, यह महासागरीय प्लेट है यहाँ, ठीक। अभी प्लेट समझेंगे, प्लेट थोड़ी बार समझेंगे हम, पहले मैं तुमको समझा रहा हूँ सागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत क्या हो। दोबारा शुरू से जाओ, सागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सागर का प्रसार हो रहा है, महासागर का, मैं नहीं कह रहा, जिनने कही उसकी बात समझा रहा हूँ। वो कह रहा महाद्वीप स्थिर, महाद्वीप नहीं फैल रहे, ठीक है, सागर फैल रहा, समुद्र फैल रहा, यही है सी फ्लोर फॉरवर्ड स्प्रेडिंग थ्योरी, याद रहेगी बात। यह इसे बोलते हैं सागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत, 1960 में दिया था हैरी हैस मोदी के द्वारा। कहना क्या चाह रहे, यू कह रहे या प्लेट ध्यान से, जो मेरा स्टाइल ध्यान से, या प्लेट भारी प्लेट, इसका घनत्व ज्यादा, यह हल्की प्लेट, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धस जा रही, हाँ धस जा रही सर, यह जो भारी प्लेट है इतने नीचे धस जाएगी, इतने नीचे धस जाएगी, इतने नीचे धस जाएगी, इतने नीचे धस जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी जहां तक लावा निकला, गरम गरम रेडियो एक्टिव किरणें निकला, और यह प्लेट भी पिघलने शुरू हो जाएगी, यह प्लेट भी क्या जाएगी, पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए प्लेट थी, भारी प्लेट थी, यह जा रही इसके नीचे नीचे जा रही, इसमें वलन पड़ चुके जो पढ़ने थे, और यह प्लेट गलनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी जो प्लेट थी ना यह गलनी स्टार्ट हो जाएगी, और गल गल के लावा के रूप में बाहर निकलेंगे, यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ एक करस्ट का निर्माण होगा, यहाँ पर्वतों का निर्माण हो चुका, यहाँ कटक का निर्माण हो चुका, यहाँ ज्वालामुखी का निर्माण हो चुका, ये लावा धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो जो महासागर इस तरह से फैलने स्टार्ट हो जाएंगे, महासागर नहीं फैलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो महासागर का जितना निर्माण होगा ना, देखो जितना ऊपर या ऊपर तो पर्वत बन रहा है, इतना नीचे नष्ट भी तो हो रहा है, जितना ऊपर पर्वत बन रहा है इतना नीचे नष्ट भी तो हो रहा है, या प्लेट नीचे जाकर लावा के रूप में पिघल जा रही, और ये ऊपर ऊपर उठ जा रहा है। इसका मतलब जितना चीज कोई खत्म हो रही इतनी बन रही, ऊपर जितनी खत्म हो रही इतनी बन रही, इसका पता लगा पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो नहीं था। समझ बात है, ये सागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत ये बता रहा है, समझ बात है, यूँ कह रहा है जो एक प्लेट है ना वह प्लेट नीचे जाकर विनष्ट हो रही, और वह ना लावा के रूप में वहीं चली जा रही है, लेकिन इसका ऊपर उठाव भी तो हो रहा है, उठाव भी तो हो रहा है, तो इसका जो चीज जितनी बन रही इतनी खत्म होगी, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या होगा, कांस्टेंट, क्या किसका कांस्टेंट होगा, पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का क्षेत्रफल नहीं, पृथ्वी का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, पृथ्वी जितनी है इतनी रहेगी, उसको फर्क नहीं पड़ने का बिल्कुल भी। तो जो चीज बन रही इतनी नष्ट हो रही, जो चीज बननी इतनी नष्ट हो रही, क्या नष्ट हो रही, नष्ट हो रही प्लेट जो अंदर गई थी, जो भारी प्लेट गई थी, जिसका घनत्व ज्यादा था, याद रहेगी बात है, यही हो रहा है यहाँ से, यही सागरीय नीतल प्रसरण सिद्धांत, वो कुछ नहीं है। समझ में आई बात है, पता लग गया, पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या, सच में समझ में आ रहा था, सट्टा मार रहे
अब सवाल है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, और यहाँ तो बहुत सवाल पूछता पेपर में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह दो, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कह दो, इसे मुझे थोड़ा अच्छे से समझाना। ध्यान से समझो भाई। प्लेट टिक टॉनिक टॉनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह दो, या प्लेट विवर्तनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो इंग्लिश में नाम है इसका, प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक सिद्धांत। इसे समझते हैं क्या बना है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। बात है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ली मॉर्गन ने दिया था। ली मॉर्गन, नोट्स में सब लिखा हुआ, नोट्स पढ़ो ध्यान से जाकर, यहां मैं समझाने खाता रहा हूं ध्यान से। तो ये दिया था ली मॉर्गन ने। ये बात 1956 के 60 के आसपास की बात है, सन कभी नहीं पूछने का, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये कहना क्या चाह रहा है, पहले ये बताओ मुझे। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी गोल गोल पृथ्वी होगी, इसका सबसे ऊपर का जो भाग है उसे हम सियाल कहते हैं, नीचे वाला भाग सीमा कहलाता, नीचे वाला भाग निफे कहलाता। तो पूरी पृथ्वी को हम बांट सकते हैं, सबसे ऊपर इसमें हल्के पदार्थ, उसके नीचे थोड़े उस भारी पदार्थ, अंदर जाने पर और भी भारी पदार्थ मिलेंगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, याद रहेगी बात है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को तमीज से समझ लो। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो हो अल्फ्रेड वेगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसे सपोर्ट करता। समझ में आई बात है। यो भी यही कहता कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बल देता, ये कहता पक्की बात महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, और आज यही दुनिया में मान लिया चला गया। अब यो ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यह थ्योरी महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत को ही सपोर्ट करके आगे बढ़ती है। ये जो बात बताती है आधुनिक समय का यही सिद्धांत है, इसके बाद कोई सिद्धांत नहीं आया कि महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण हुआ कैसे, क्या बीमारी है, याद रहेगी बात है। अब इसी के आधार पर हम भूकंप समझ सकते हैं, समझ गए। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ली मॉर्गन के द्वारा दी गई थी। प्लेट का मतलब क्या हो, किस चीज को हम प्लेट कहते हैं, ये भी समझेंगे। लिखवा रखा है मैंने सब चीजें पहले। प्लेट शब्द दिया था टूजो विल्सन ने, किसने, टूजो विल्सन, क्योंकि इसका नाम पेपर में पूछ रखा है इसलिए बता दिया मैंने वही चीज लिखवा रखी जो पेपर में पूछी जाती है। इतनी बात बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। आओ समझते हैं। तो भाई क्या कह रहे हैं समझ लो। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है ये हमारी पृथ्वी है, ध्यान से, ये पृथ्वी हमारी। पृथ्वी के अंदर जाओगे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में चले जाओ, लगभग 100 किलोमीटर, लगभग क्या रहा हूं 100 किलोमीटर की गहराई में चले जाओ तो अंदर मिलेगा दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, दुर्बलता एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। तो वैज्ञानिकों का मानना, ठीक, कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, कहती है पृथ्वी के अंदर गहरे में जाने पे, जहां तुम बैठे हो वहां गहरे में जाओ, 100 किलोमीटर गहरे पे जाओ तो आपको 6 प्लेटें दिखाई देगी। कितनी प्लेटें, 6 प्लेट दिखाई देगी। और ये 6 प्लेटें ना, इन 6 प्लेटों पर ही पूरी पृथ्वी तैर रही है। यहाँ कुछ जहां तुम बैठे हुए आपस में तैरने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है, इसका सिद्धांत कहता है कि 6 प्लेटें पृथ्वी के अंदर गहरे में जाने पर, 100 किलोमीटर गहरे पे जाने पर बड़ी प्लेटें मौजूद है। 6 बड़ी प्लेटें, और जो 20 के आसपास छोटी प्लेट, और जो 40 के आसपास बहुत छोटी छोटी प्लेटें पाई जा। अभी इनकी संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन इसलिए जो साइंटिस्ट बताते हैं कि लगभग 6 बड़ी प्लेट जो पृथ्वी के अंदर गहराई में 100 किलोमीटर गहराई के जाने पर मौजूद है, जो दुर्बलता मंडल के पास पाई जा, ठीक। और ये जो प्लेट है ना, ये तैरने पर लगी हुई। पृथ्वी के 3 भागों, क्रस्टो, सबसे ऊपर क्रस्टो, फिर मेंटिलो, फिर कोर। तो जो मेंटिल वाला इलाका ना, वहां उस स्थान पर जाकर प्लेटें पाई जाएगी। और जो प्लेट पाई जाएगी ना, ये प्लेटें तैरने पर लगी हुई। और ये प्लेटों के अंदर ना हलचल हो, ये प्लेटें गति करती है। ये प्लेटें करती है 3 प्रकार की गति। अभी थोड़े पहले मैंने तुम्हें समझाया बात, संवहनी धारा सिद्धांत, यही बात पता लगी।
समझ बात है। ये जो प्लेटें है ना, मैंने कहा 6 प्रकार की बड़ी प्लेटें और 20 प्रकार की छोटी प्लेटें। तो जो 6 प्रकार की बड़ी प्लेटें है ना, ये करती है गति, और इनकी जो गति है वो बड़े कमाल की गति है, वही तुम्हें समझनी है। समझ बात है। ये 6 प्रकार की प्लेटें, अब ध्यान से समझना, थोड़ी देर पहले मैंने तुम बता भी दिया, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वर्तमान समय में जो काम करती है या यही बताती है, जो अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसे सपोर्ट भी करती है। समझ में ये बात है। और इसका कहना कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर जो हमारे पास ये ली मॉर्गन थे, इनका खुद का कहना कि प्लेट किसे कहते हैं, चीज जो भूखंड हो यानी मिट्टी का जो भूभाग हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। प्लेट दृढ़ भूखंड। और वो क्या करेंगे, तो प्लेट पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर की गहराई में जाओ। हाँ सर चले तो गए, जाने के बावजूद प्लेट मिलेगी। हाँ सर कितनी प्लेट मिलेगी, थाली नहीं मिलने की, प्लेट मिलेगी। तो दो चम्मच भी मिलेगी, फिर रायता भी मिलेगा, चावल भी मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने का ऐसा। ठीक बताओ, गहराई में चले गए 100 किलोमीटर गहराई में जाने पर कितनी प्लेट मिलेगी, 6। और ये जो 6 प्लेटें मिलेंगे ना, ये 6 प्लेटें, ये 6 प्लेटें 3 प्रकार की गति कर रही। प्लेटें तो सारी गति कर रही, लेकिन जितनी प्रकार की प्लेटें मोटे मोटे तौर पर हमने मान लिया 6 प्लेटें, और ये 6 प्लेटें 3 प्रकार की गति कर रही है। तीनों प्रकार की गति तुम्हारे काम की। समझ में आई बात है क्या कहने की कोशिश जा रही। अभी तीनों प्रकार की गति कौन सी तुम्हारे काम की। ऐसा हो सके जब नीचे तो लावा टकरा का जाकर 2 प्लेटें कहते दूर जागी, और जब 2 प्लेटें दूर जागी ना, तो उन प्लेटों को हम कहते हैं अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट। जब 2 प्लेटें दूर जागी तो कहीं 2 प्लेटें पास भी तो आ रही होगी। मान लो 2 प्लेटों ने ऐसे बल लगाया तो 2 प्लेटें कहीं पास भी तो आ रही होगी। जब पास आ रही होगी तो ऐसे टकरा गई, तो इसे बोल लेंगे हम अभिसारी प्लेट। तो कितनी प्लेट होगी, एक हो हमारी 2 प्लेटें ऐसे भी अगल बगल गति करती रहती है, ऐसा करके, इस तरह करके, ऐसा करके गति करती है, उसे हम पता क्या बोलते हैं, उसे संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट। तो बताओ हमारी प्लेट कितने प्रकार की गति करती है, प्लेट कितने प्रकार की होती है पृथ्वी अंदर, 3 प्रकार की गति करती है। नहीं तो 3 प्रकार की गति करती है, और 3 प्रकार के ही प्लेट के किनारे होते हैं। तो जो उनकी गति है ना, उनके नाम पे किनारों के नाम रखे गए। जैसे मैंने कहा 2 प्लेटें दूर जा रही, तो जो 2 प्लेटें दूर जागी तो ऐसी प्लेट, ऐसे किनारे को बोल लेंगे, पता क्या, ऐसे किनारे को बोल लेंगे अभिसारी किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, सॉरी अपसारी प्लेट किनारा। जब 2 प्लेटें दूर जागी तो अपसारी प्लेट किनारा, और 2 प्लेटें पास आ गई ना, उसे बोल लेंगे अभिसारी प्लेट किनारा। और 2 प्लेटें ऐसे अगल बगल गति करेगी ना, कैसे करके, उसे बोल लेंगे संरक्षी प्लेट किनारा। तीनों बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। ठीक, ये सवाल ये तो होगा यहाँ तक। अब सवाल क्या पूछेगा तुमसे, सवाल पूछेगा बताओ कि ये जो अभिसारी प्लेट किनारों से क्या होगा, अपसारी प्लेट किनारों से क्या होगा, और जो हमारा संरक्षी प्लेट किनारों से क्या होगा। यहाँ तो सवाल है पेपर में। बात समझ में आई है। और ये सारी चीजें एक चीज नोट्स में लिखी हुई, बात समझ में आई। और थोड़ी देर पहले मैं तुम समझा चुका, पूरा चैप्टर क्लियर कर चुका। अब एक एक करके वे सारी चीजें भी याद करा देता हूँ, उदाहरण भी याद कर देता हूँ। ध्यान से समझना, बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा तुम्हें। इसका मैंने डायग्राम बना रखा है। ये जो 6 प्रकार की प्लेटें है ना, ये 6 प्रकार की प्लेटें, अब देख लो थोड़ी देर में इसे बना दूँ, इसे हटा दूँ। ये 6 प्रकार की प्लेटें यहाँ कहाँ मौजूद है, ये 6 प्रकार की प्लेटें कौन कौन सी प्लेट कहाँ मौजूद है, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। चलो बात मत करो, देख लो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देख लो। पृथ्वी के अंदर 6 प्रकार की बड़ी प्लेट है। नोट्स में 8 लिखवा रखिएगा, कोई बात नहीं। 6 मैंने कहा इनकी संख्या फिक्स नहीं है, 6 बड़ी प्लेट है। ये जो 6 बड़ी प्लेट है ना, ध्यान से समझो, 6 बड़ी प्लेट का नाम क्या क्या है बताओ। 6 बड़ी प्लेट कौन कौन थी, जरा बताओ फटाफट स्पीड से। एक तो कौन थी हमारी यूरेशियन प्लेट, देखो 6 बड़े, एक तो हमारे, देखो ध्यान से समझ लो, एक तो यूरेशियन प्लेट हो गया, एक प्लेट होगी बोर्ड पर, देखो एक प्लेट हो गया पृथ्वी के अंदर गहराई पर है, दुर्बलता मंडल पर, या उत्तरी अमेरिकन प्लेट होगी हमारी, या प्लेट है गहराई में है। उसके बाद यहाँ ध्यान से, उसके बाद एक तो हमारी यूरेशियन प्लेट होगी, एक उत्तरी अमेरिका प्लेट होगी, एक दक्षिणी अमेरिका प्लेट होगी, 3 प्लेट होगी हमारे पास। अफ्रीकन प्लेट होगी, 4 प्लेट होगी। एक भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल लो सर, भारत इसमें ये देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में क्या क्या रहा, पता होना चाहिए कौन सी प्लेट में क्या क्या हुआ। यही सवाल पूछा जरूर, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर्च कर कर एक चीज का लिख लेना, देख लेना सब। इसलिए मैप बहुत जरूरी हो, ऑक्सफोर्ड का मैप मंगवा ही लो, है ना तुम्हारे पास सबके, घर जाकर उसमें सब चीजें देखे करो आराम से बैठ कर शांति के साथ कि कौन सी प्लेट में क्या क्या रहा, उसमें सब मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, नोट्स में सही बना रखा है तुमने, फिर ठीक है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट 2 प्लेट होगी, यूरेशियन प्लेट होगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, कितनी प्लेट होगी 4, और बताओ कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट होगी 5, प्रशांत प्लेट यारी प्रशांत प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है यार। इसके बाद इधर भी दिखाई देगी, कितनी होगी 6, तो 6 बड़ी प्लेट है हमारे पास। ये 6 बड़ी प्लेट है, कुछ छोटी छोटी प्लेट भी है हमारे पास। जैसे देखो यहाँ से ये हमारी उत्तरी अमेरिका, इसके पास जो प्लेट पाई जाना है इसे बोल लो जुआन डी फूका प्लेट, फूपा नहीं फूपा, फूका
तो जुआन डी फूका प्लेट बोल लो, इसे बोल लो कोको प्लेट। कहीं कहीं किताबों में कोकस भी लिखा, कोकस, तो सही नाम है कोको प्लेट। उसके बाद नीचे देखो इसका नाम है नजका प्लेट, नजका प्लेट। अभी बात करने वाले हैं, इन पर सब सवाल आवा यहाँ से, समझ बात है। इसका नाम क्या है, स्कोशिया प्लेट। इस पर प्लेट देखो ध्यान से समझने अच्छे तरीके से, ये दोनों प्लेट है ना, ये इसका नाम है कैरेबियन प्लेट, और इसका नाम हमारे पास कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट। देखिए ना कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, या कौन सी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट है ना, ठीक है। यहाँ यह कौन सी प्लेट है, यहाँ साइड में, इस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, या कौन सी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। याद रहेगी बात है। चलो आओ समझते हैं, इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब हम समझते हैं ध्यान से, ये जो प्लेट है, 6 बड़ी प्लेट है, कैसे कैसे काम करती है देख लो, कैसे भूकंप आते हैं पूरी दुनिया में, कैसे ज्वालामुखी फटते हैं, सब समझो। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में 3 प्रकार के किनारे पड़ते हैं। एक अपसारी प्लेट किनारा, जिसे हम रचनात्मक प्लेट किनारे भी कहते हैं, समझ लो, ध्यान लगाएगा। एक अभिसारी प्लेट किनारा, अब नंबर लगाऊंगा तुम्हारा, अब संयुक्त प्लेट किनारा। तो पहले हम समझेंगे अपसारी प्लेट किनारा क्या हो, फिर अभिसारी प्लेट किनारा क्या हो, एक हो हमारे अपसारी संरक्षी प्लेट किनारा। जरा यहाँ देखो, ये हमारा महाद्वीप है पूरा का पूरा, यहाँ महासागर है नहीं है, यहाँ महाद्वीप नहीं है पूरा का पूरा, यहाँ महासागर है नहीं है। अभी अपसारी प्लेट किनारा क्या हो, 2 प्लेटें दूर जाएगी, देखिए 6 प्लेटें नहीं है, इसमें जहां भी तुम 2 प्लेटें दूर जाती हुई दिखाई देगी, अंदर तो तुरंत ज्वालामुखी निकल जाएगा। याद रहेगी बात है, ज्वालामुखी निकल जाएगा, कुछ ना कुछ चीज बन नहीं जाएगी, ऊपर जाके चट्टान नहीं बन जाएगी। जब चट्टान बन जाएगी तो कुछ किसी चीज का निर्माण होगा, और किसी चीज का निर्माण होना क्या कहलावा, रचनात्मक। इसे बोलो रचनात्मक प्लेट किनारा। दोबारा फिर समझो, जब 2 प्लेटें दूर जाएगी तो नीचे तक जो लावा वो बाहर नहीं जाएगा, जो मैग्मा बाहर नहीं जाएगा, मैग्मा बाहर आकर फैल कर ठोस नहीं हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, कोई चीज बन नहीं जाएगी, और किसी चीज को बनने क्या क्या रचना, और इसे बोलेंगे रचनात्मक प्लेट किनारा। याद रही ये बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नोट्स में लिखा रखा है मैंने सब चीजें, फिर ठीक है। रचनात्मक प्लेट किनारा, इसे रचनात्मक प्लेट किनारे को, ठीक है। इसके सारे ने ज्वालामुखी का निर्माण हो, ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे, ये कई बार पूछा गया कि जो ज्वालामुखी का निर्माण हो कौन से प्लेट किनारे के सारे हो, अपसारी प्लेट किनारे के साथ, या अभिसारी प्लेट किनारे के साथ, या संरक्षी प्लेट किनारे के साथ हो। ये अपसारी प्लेट किनारे के साथ जब 2 प्लेटें दूर जाएगी तो दूर जाने पर ही समझ जाओ, क्योंकि इनके बीच में तनावमूलक बल काम करेगा ना, जैसे टेंशन काम करेगी तनावमूलक बल, तो दोनों प्लेटें दूर जाएगी तो नीचे तो लावा बाहर आ जाएगा, बाहर आकर फैलकर ठोस हो जाएगा। तो ऐसे प्लेट किनारे को हम अपसारी प्लेट किनारा या रचनात्मक प्लेट किनारा बोल लेंगे। याद रहेगी बात है। ऐसा कहाँ मिलेगा, देखो कहाँ मिलेगा, जैसे हमारे पास ये फिलीपींस पर, ये हमारे पास देखो यहाँ प्लेट भी लेनी, ये पूरा पूरा प्रशांत महासागर में पूरी एक रिंग वल्य पाई जा रही नहीं, पूरी एक रिंग वल्य पाई जा, पूरी की पूरी। क्यों, कौन सा वहां क्या मिलेगा, रचनात्मक प्लेट किनारा। यहाँ भी समझ सको रचनात्मक प्लेट किनारा को, देखो यहाँ से समझो, ये कैरेबियन प्लेट हमारी, यानी कैरेबियन प्लेट है। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रही है यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों प्लेट अलग जा रही नहीं है, तो यहाँ धीरे धीरे बीच में लावा निकलना स्टार्ट होगा, और यहाँ से पता क्या हुआ, यहाँ कटक का निर्माण होगा, यहाँ लावा जाकर ठोस होकर ठंडा होगा। तो यहाँ किसका निर्माण होगा, कटक का, कटक, ठीक। इस पर ध्यान दियो, अफ्रीकन प्लेट पर कभी सोचो यहाँ क्यों नहीं जा रही, यहाँ से या क्यों जा रही है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तो यहाँ बीच में तो लावा निकलना स्टार्ट होगा। ऐसे ये बिल्कुल जैसे एक शहद की तुमने बोतल ले ली और उसमें तुमने सुराख कर दो हल्का सा, तो शायद आराम तो बाहर निकलेगा नहीं, अब बाहर आकर वहीं जम जाएगा थोड़ी देर तक, सारा तो नहीं बाहर निकल लेगा, थोड़ा थोड़ा बाहर। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे कटक का निर्माण होगा। ये ऊपर भी उठे दिखाई दे, कुछ लोग यहाँ वो जाओ ना, नाव लेके जाओ, बोट लेके जाओ, तो यहाँ छोटे छोटे द्वीप भी बनेंगे इनकी वजह से ही, कटक की वजह से ही। समझ आएगी बात है। किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, अपसारी प्लेट किनारे कारण, रचनात्मक प्लेट किनारे बोल रहे से। समझ आएगी बात है, याद रहेगी बात है। इस तरह क्रस्ट का निर्माण हो, किसका, कौन सी क्रस्ट, महासागरी क्रस्ट, महासागर में जो क्रस्ट बनी, इस तरह याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत। अगली बात, इस तरह ज्वालामुखी का भी निर्माण हो, क्योंकि ज्वालामुखी 2 प्लेटें दूर जाएगी, लावा बाहर नहीं आ जाएगा, तो किसका निर्माण हो, ये पूछा जाएगा तुमसे। ज्वालामुखी का निर्माण कौन से प्लेट किनारे, तो अपसारी से, अभिसारी से, संरक्षी प्लेट किनारे से, किसका होगा। अब बताओ, अभिसारी जो प्लेट किनारा हो, अभिसारी प्लेट किनारा, यहाँ थोड़ा तो टेक्निक लगानी तुम्हें। अभिसारी प्लेट किनारे में 2 प्लेटें देखो पास आ गई, 2 प्लेटें 2 प्रकार की होगी, एक तो महाद्वीपीय प्लेट हो सके, एक महासागरीय प्लेट हो सके। जैसे यहाँ देखो, ये दिख रही नजका प्लेट, नजका प्लेट दिख रही, ये महासागरीय प्लेट है यार। देखो यहाँ सारा पानी, यहाँ ये नजका जो प्लेट है ना, ये महासागरीय प्लेट है, ठीक। और जो ये प्लेट दिख रही है दक्षिण अमेरिका प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीप हो, मिट्टी का भूभाग हो। अब देखो, एक तो महाद्वीप, एक तो महासागरीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट, दोनों आपस में टकरा रही। जब हम अभिसारी प्लेट किनारे पढ़ेंगे ना, तो उसको 3 तरीके से बांट कर पढ़ेंगे हम। हो सकता 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकरा रही हो सकता 2 महासागरीय प्लेट आपस में टकरा रही हो सकता है एक महाद्वीप हो और एक महासागरीय प्लेट आपस में टकरा रही हो। दोबारा फिर समझ लो मैंने क्या कहा,
मैंने कहा जब हम अभिसारी प्लेट किनारा पढ़ने वाले हम तो उसे 3 तरीके से बांट के पढ़ेंगे। हो सकता है दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकरा रही हो, दोनों महाद्वीपीय प्लेट आपस में। हो सकता है एक महासागरीय एक महाद्वीपीय, या हो सकता है दोनों सागरीय प्लेट आपस में टकरा रही हो। बात समझ में आई बात है? ठीक है, तो और दोनों तीनों जगह अलग अलग आकृतियों का निर्माण होगा और तीनों ही पेपरों में पूछे जा। बात समझ में आई है? लोग करूं बस थोड़ा सा हो रहा है, खेल खत्म है इसका। समझ बात? फिर ये क्या है, रटना नहीं पड़ता। रटने की जो रट्टा भी मेन चीज है कंसेप्ट क्लियर करना। एक बार अगर बच्चा कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो लंबे समय तक उसके दिमाग में पड़े रहा सारे। जो टीचर का जो हाथ पैर फेंकने का तरीका हो ना बड़ा कमाल का हो। सही बात है, उन तो समझा दो, एग्जाम्पल दे देकर कुछ भी नहीं करता, उसका दिमाग काम कर जाए वहां बैठ के पेपर में। अच्छा चीजों को ऐसे समझाया था, ऐसे बता रहे थे, अच्छा ये होप सारी प्लेट किनारा, ऐसे ऐसे जागी प्लेट थे, अच्छा ऐसे लावा बाहर निकलेगा, अच्छा जैसे ज्वालामुखी बनेगा, अच्छा ज्वालामुखी अब सारी प्लेट किनारे से बनेगा, अच्छा ऐसे ही भ्रंश का निर्माण होगा। 2 प्लेट नीचे जागी तो जो ऊपर का मिट्टी का भूभाग धसन नहीं जाएगा नीचे जाकर, तो भ्रंश का निर्माण भी सही हो। तो कभी कई बार पूछ रहा क्या बताओ जो भ्रंश हो जिसे हम बोल लो फोल्ट, वहां इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ फोल्ट, याद रहेगी बात है। तो फोल्ट का यानी भ्रंश का निर्माण भी अब सारी प्लेट किनारों से ही हो। तो याद रहेगी बात है। ये पेपर में सवाल पूछा कि कौन सी चीज है किसका निर्माण हो रहा है। अब सारी प्लेट किनारे तो ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है और किसका निर्माण हो रहा है, भ्रंश का निर्माण हो रहा है। याद रहेगी बात, नोट्स में सब लिखा हुआ। अब अभी सारी प्लेट किनारा, जब अभी सारी प्लेट किनारा हम समझ रहे होंगे तो हो सकता दो प्लेटें जब टकरा गया आपस में, यहाँ देखो 6 प्लेटें नहीं बड़ी बड़ी है, 6 प्लेटें और 20 छोटी छोटी प्लेटें, ठीक है। कुछ किताबों में 8 भी लिखा हुआ, मैंने कहा इनकी संख्या कभी भी नहीं पूछने का, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्लेट आपस में टकरा गई है तो हो सकता 2 महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही हो 2 महासागरीय प्लेट टकरा रही हो, 1 महाद्वीपीय प्लेट हो 1 महासागरीय प्लेट हो, ऐसे टकरा रही हो। और समझते हैं इसका उदाहरण मैंने लिखा रखे ना, देखिए लिखा रखे नोट्स में। देखो पहले नंबर पर लिख रखा सागरीय प्लेट, लिख रखा है सागरीय प्लेट लिख रखा है। अब देखो जो यहां क्या हो रखा, देखो जो प्रशांत महासागर, तुम मैप देखोगे ना, प्रशांत महासागर में मैप देखोगे, उस फोटो में मैप प्रशांत महासागर इस तरह के बल्ले बनते दिखाई देंगे तुम्हें। इसमें क्या हो रहा पता, यहाँ में महासागरीय प्लेट, यह भी 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 महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागर का घेरिए पूरा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर में ही मेरियाना ट्रेंच पाया जा, सबसे गहरा गड्ढा हो, 11 किलोमीटर का गहरा गड्ढा समुद्र में, उसका गहरा गड्ढा नहीं है पूरे समुद्र में। समझने की बात है, मेरियाना ट्रेंच पाया जा यहीं से सबसे गहरा गड्ढा, ठीक जानो ना तुम कौन सा मेरियाना गर्त बोल रहे हो। तो ये प्रशांत महासागर, हाँ सर प्रशांत महासागर, इसके अंदर ये महासागरीय प्लेट है या भी महासागरीय प्लेट, पता होना चाहिए। एक लेवल थोड़ा ऊपर जाकर पढ़ाई करनी पड़ा, ये थोड़ा ही यहाँ से बस रिंग बल्ले पाई जा, ऐसे थोड़ा ही हो। रिंग बल्ली जो बनाई गई कैसे बनी बा, इधर तो भी महासागरीय प्लेट टकरा रही, महासागरीय प्लेट। अब तुम कहोगे महासागरीय प्लेट का मतलब पानी पानी टकरा रहा है दिमाग में, अरे नहीं, जो उसके नीचे जो मिट्टी है ना उसकी बात चल रही, पानी हटाओ उसका, उसके नीचे मिट्टी नहीं आवा। मिट्टी जो मिट्टी तो होगी, खुदाई करोगे तो वो तो आ गई, ग्रेनाइट की चट्टाने आ गई, बेसाल्ट की चट्टाने आ गई महासागर के नीचे। अगर मैं महासागर में गया अब पानी हटा दिया उसका तो नीचे जो चट्टाने आ गई बेसाल्ट की चट्टाने, तो जो बेसाल्ट की चट्टाने उनकी बात चल रही, 2 बेसाल्ट की चट्टाने आपस में टकरा रही, तुम सोच रहे पानी टकरा रहा दिख, कहीं ऐसा तो नहीं है दिमाग में, सरगाई में चल जाना काजल के ऐसे ही चल रहा बचपन आना, समझ गए ना बात, समझ में क्या कहने की कोशिश कर जा रही। तो बताओ जो रिंग वल्ली है, रिंग वल्ली क्यों क्या हुआ, यहाँ भी ज्वालामुखी भाई साहब, चारों तरफ ज्वालामुखी, यहाँ भी ज्वालामुखी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ ज्वालामुखी। पूरे जापान के अंदर आए दिन जो प्लेट है ना आपस में टकराती रहती हैं, वहां जापान में धड़ धड़ धड़, इंडोनेशिया में भूकंप धड़ 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 धड़, इंडोनेशिया में धड़ धड़ धड़, फिलीपींस में धड़ 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 धड़, आए दिन भूकंप रखा रहा है, आए दिन ज्वालामुखी फटते रहे हैं। समझे क्यों, प्रशांत महासागर में पूरी की पूरी एक ज्वालामुखी की पूरी पूरी चाप बन चुकी, रिंग बन चुकी, इसे बोलो रिंग वल्ली है। कहां मिलेगी, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में जो रिंग वल्ले का निर्माण हुआ वो कौन सी प्लेट टकराने तो हुआ, महासागरीय प्लेट टकराने से, या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट टकराने से, या महाद्वीपीय प्लेट टकराने से, बताओ। तो महासागरीय प्लेट के टकराने से निर्माण हुआ, नोट्स में सब लिखवा रखा है, जिस दिन पूछेगा इस लेवल पर जाकर पूछेगा सवाल। जापान, फिलीपींस, यहाँ सब यही हाल। अब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, कहाँ महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट टकरा रही, देखो यहाँ से महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट कहाँ टकरा रही, यहाँ देखो ध्यान से, ये कौन सी प्लेट है, नजका, इसे नस्का नहीं बोलते, नजका, जय है, नस्का नहीं है, नजका है। कितने दिन होगा पड़ता तुम्हें, नजका, अब भी डायग्राम सही नहीं बनाते, नजका प्लेट है।
अब जो नजका प्लेट है ध्यान से समझ लो, या उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है या कौन सी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट नहीं आया, और या कौन सी महासागरीय प्लेट, तो महासागरीय प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों में तो किसका घनत्व ज्यादा, महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व ज्यादा, महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा, जब भी तो उसके नीचे धस गया, और धसने के कारण पता क्या हुआ, ये नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका प्लेट के अंदर दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट उसके अंदर धस चुकी, और यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हुआ, जानो उसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी वहां पाई जाओ ऊपर, ठीक। दूसरे नंबर की एंडीज जो पर्वत श्रृंखला ने पाई जा दक्षिण अमेरिका के अंदर, एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण, या एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला भाई पड़ा माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, सही बात है। टीटीकाका झील पड़, दुनिया की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है ये टीटीकाका झील, टीटीकाका। अच्छा ये बताओ, ये जो पर्वत का निर्माण हुआ कैसे हुआ, पता कैसे हुआ, या महासागरीय प्लेट है नजका प्लेट, या उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इस प्लेट या प्लेट है ना जो, या प्लेट इसके नीचे जाकर धस चुकी है, जो नजका प्लेट है ना उत्तरी अमेरिकन प्लेट के जाकर नीचे धस चुकी, और धस चुकी तो उसमें वलन पड़ेंगे, और वलन पड़कर पूरी एक लंबी श्रृंखला बनकर तैयार होगी एंडीज पर्वत की। और देखिए यहाँ जो हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में यहाँ एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसे एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ देख क्या नहीं, यहाँ ठंडी जलधारा बह है, तुम्हें पता जहाँ ठंडी जलधारा बह वहाँ ठंडे मरुस्थल का निर्माण हो, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्प बनकर नहीं उड़ता, यहाँ वर्षा ही नहीं होती, इस स्थान पर जाकर कभी भी वर्षा ही नहीं होती, इस भाग में वर्षा इसी इधर में रह जा, यहाँ ठंडे ठंडे मरुस्थल का निर्माण हुआ। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम के भाग के साइड में, इधर पश्चिम भाग के पूर्वी साइड में जो पर्वत का मरुस्थल का निर्माण हुआ, जैसे अटाकामा मरुस्थल, यहीं पर दक्षिण अमेरिका में भी अटाकामा मरुस्थल, ठंडे ठंडे मरुस्थल का निर्माण हुआ। यहीं से मरुस्थल क्या हो, रेत, समझ में बात, जो मिट्टी रेत परिवर्तित हो चुकी हो, याद रहेगी बात है, ठीक। तो इसका उदाहरण पढ़ लिया मैंने, इसका उदाहरण पढ़ लिया ना इसका, हाँ। रोकीज हुआ, रोकीज का भी निर्माण ऐसे, ऊपर रोकीज पर्वत श्रृंखला, या एंडीज ऊपर कौन सा रोकीज, उसका भी निर्माण ऐसे ही हुआ, रोकीज पर्वत श्रृंखला का। या कौन सी प्लेट, जुआन डी फूका, या कौन सी प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इसने इस पर क्या लगाया, बल लगाया, या इसके नीचे क्या धस चुकी जाकर, और या इसके ऊपर क्या हुआ, इसमें वलन पड़ चुके, वलन पड़कर किसका निर्माण हुआ, रोकीज पर्वत श्रृंखला का। और रोकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ सी, उत्तरी अमेरिका में, यह बनकर तैयार हो गया, याद रहा ये बात है, ठीक। अब ये तो पूछे पेपर में जाकर, उत्तरी रोकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ सी, ये कहाँ सी, भाई देख रहे हो ना कैसे बनी है, देख ले एक बार भाई। कोई तुम छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टाइम फिर भी इतना ही लग तो रहा है। मैं वर्ल्ड जियोग्राफी कितने दिन में खत्म कर रहा है, 10 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में 15 दिन दो। और जब तुम 5 साल तक पढ़े जा रहे, 3 साल तक, और फिर भी तुम हवा नहीं आ रही, अब मुझे बताओ मेरा लेवल आई है, मुझे बता रहे मेरा लेवल आई, अब खुद का तो देख लो तुमने कहाँ धसाया। पढ़ाई इस तरह करनी चाहिए कि मार्केट से कोई भी किताब जाकर उठाओ और उसका सारा पन्ने पलटते सब समझ में आ जा, इसे पढ़ाई क्या हो। पहले टीचर तो समझना पड़े चीजों को, जब जाकर समझ बैठे। ऐसा कौन सी चीजों मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं, जरा बताना करे, समझ नहीं बात यार। अभी जितनी बार पढ़ाऊंगा उस दिन उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, जितनी बार पढ़ाऊंगा उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। चेक 50 बार पढ़ लो, ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद। आधे बच्चे तो इतने महान मूर्ख आदमी, उन्होंने सोचा ना सब कुछ पढ़ लिया। जी मुझे ना आज भी यूँ नहीं लगता मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सही बता रहा हूँ तुम्हें, कभी भी नहीं लगता। और जिस दिन भी जिसे लगना स्टार्ट होगा ना कि उसने सब कुछ पढ़ लिया, उस दिन उसका पतन नहीं होगा, उस दिन वो गहरे गर्त में जाएगा। मेरे यहाँ ट्रेन में जाकर फंसेगा वहीं से, दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे में, यही प्रशांत महासागर वाले वहीं। समझ में आई बात यार, यही तो बच्चों की दिक्कत पता क्या है, थोड़ी सी नॉलेज ऊपर होगी, थोड़ा सा पढ़ लिया, उन्होंने सोचा बहुत कुछ पढ़ लिया। मेरे हिसाब से अगर तुम यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस का एग्जाम भी निकाल लो, मैं तब भी नहीं मानता तुमने कुछ भी पढ़ लिया, समझिए, कुछ भी, क्योंकि पढ़ाई उससे काफी बहुत ऊपर है। अभी तुम आगे पता लगा जब पढ़ाई करोगे, ठीक है। 5-6 किताब पढ़ जाती बच्चों, 5-6 किताब के आसपास, तो पढ़ाई बहुत ऊपर है, समझना पड़ा भाई। चलो यहां तक होगा। नेक्स्ट महाद्वीपीय प्लेट। अच्छा ये भी देख लो, महाद्वीपीय प्लेट कहां से टकरा रही। अच्छा देखो इंडिया का नक्शा हमारा, ये इंडियन प्लेट, मैप लगा हुआ नहीं पीछे, वो ये इंडियन प्लेट है, ये आया भारत, आया भारत, कूद गया भारत। देखो तुम्हारा भारत, प्यारा भारत, हमारा भारत, ये आए भारत बाबा। ये बनेगा हिमालय पर्वत, यहां से ये तो हिमालय पर्वत,
ऊपर हमारे पता कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। नीचे इंडियन प्लेट। यारी इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह दो सर, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह दो, और ऊपर यूरेशियन प्लेट है। यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट पर बल लगा रही, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज भी बल लगा रही, जिसके कारण यहाँ भूकंप आते रहते हैं लगातार आए दिन। आज भी बल लगा रही। या कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल रहे सर। यह सब बल लगाने पर लगी हुई, और जिसके कारण आज भी इसका निर्माण लगातार जारी है। सही बात है, ठीक है। और यह जो प्लेट है ना, इसके नीचे धस रही है, यह भी, यह महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। और यह भी कौन सी प्लेट ऊपर? महाद्वीपीय प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट में टकरा रही जाएगा। याद आएगी बात? पता लग चुका? तो तीन उदाहरण दे दिए। अब बताओ मुझे, अभी सारी प्लेट जो किनारा, उसे कितने उदाहरण के माध्यम से समझा हमने? 3। हो सकता है 2 महासागरीय सागरीय प्लेट आपस में टकराई हो सकता है 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकरा रही हो सकता है एक महाद्वीपीय हो और एक महासागरीय प्लेट हो। सबके उदाहरण देख लिए हमने। उदाहरण ही बड़े काम के, पेपर में उदाहरण नहीं पूछे ज़्यादातर, तो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे पेपर उसमें उदाहरण नहीं पूछे ज़्यादातर। तो याद रहेगी। सबसे बड़ी खास बात, अच्छी तरह जो अपना नोट्स है ना, इसे बहुत अच्छा करो। सबसे बढ़िया नोट्स अच्छा करो, और सारा अच्छी तरह बैठ कर तमीज से पढ़ो, होश में हो। याद रहेगी बात? एक लेवल ऊपर जाकर, और कुछ मत पढ़ो, क्योंकि इंसान की याद करने की कैपेसिटी हो एक प्रकार की, उससे ज़्यादा याद नहीं कर सकता हो। जितना ज़्यादा पीछे भाग गया इतना ही बर्बाद हो जाएगा वो। समझ में आई बात? और तमीज से पढ़ो रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं होने की कभी भी। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? तो यहाँ ऊपर महाद्वीपीय प्लेट है, या भी महाद्वीपीय प्लेट है, टकरा रही है आपस में, इसके नीचे जाकर धसक गई, बढ़ गया हिमालय पर्वत। याद रहे। तो सर इसके नीचे ज्वालामुखी नहीं निकल सकते क्या? हिमालय पे ज्वालामुखी नहीं हो सकते क्या? एक बच्चा मेरे तो पूछ रहा था एक बार कि सर हिमालय पे ज्वालामुखी नहीं हो सकते क्या? हाँ हो सके, क्यों नहीं हो सकते? हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ना उन प्लेट को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो। कहीं कहीं को उस प्लेट निकल जाएगा, कभी भी निकल जाएगा, जब मानो कहीं भी निकल सका। जहाँ तुम बैठे यहाँ भी निकल सका, तुम हिमालय में बैठे हुए कहीं भी। यहाँ की प्लेट अगर कमजोर पड़ गई ना, किसी दिन घुस जाएगा उसे, आराम से निकल जाएगा वो। सही बात है, वोल्केनो ज्वालामुखी। तो यहाँ निकलता क्यों नहीं भाई? निकलो तो एक बात बताओ, अगर गर्म जल कुंड नहीं पाए जाते यहाँ, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है? कुछ लोग अलग अलग कहानियां कटेंगे कि हाँ कि भगवान शिव ने ऐसा कर दिया था, वो अलग पक्ष, वो धार्मिक पक्ष। इसके पीछे का साइंस समझो। साइंस क्या है इसके पीछे का? साइंस ये हो, नीचे लावा मौजूद है, अब पानी के संपर्क में लावा गुजरेगा ना, पानी को ऑटोमेटिकली गर्म कर देगा। पानी नीचे लावा मौजूद है, उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है, पानी खुद ही गर्म कर देगा। उसके पीछे का साइंस समझो, और वो तुम जाकर डूब के लगाओ वहाँ। इसमें नहाने से ऐसा हो जा, इसमें नहाने से ऐसा हो जा, उसमें नहाने से ऐसा। इतना पढ़ना पड़ा ना, अब जिसे पढ़ा रहा है उसे तो पता रहा है ना। यहाँ गर्म कुंड मौजूद है, सब वहाँ नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे। अब वैज्ञानिकों को सब पता। और वहाँ क्या कहानी चलेगी कि वैज्ञानिकों को पता नहीं कहाँ था। अरे भूगोल पढ़ने वाला छोटा सा जाकर बता देगा तुम्हें कि कहाँ था गर्म पानी में। कॉमन सेंस है कुछ भी। लोग कहेंगे ऊपर तो बर्फ, फिर भी ठंड, गर्म पानी कहाँ था रहा है? भगवान की कृपा। सही है, वो एक अलग पक्ष, धार्मिक पक्ष हटा दो सर, ठीक है, मानना चाहिए सर, सबका अलग अलग पक्ष, ठीक। थोड़ा वैज्ञानिक पक्ष भी देख लो, अपनी सोच को थोड़ा वैज्ञानिक बनाओ। ये हो लॉजिक, समझ आई बात? ये हो लॉजिक। एक और प्लेट किनारा आएगा, संरक्षी प्लेट किनारा, और फिर इसका खेल खत्म। ध्यान रखना, देखो इसका नाम सुना तुमने? देखो इसका नाम है सेंट एंड्रियान्स वरंस। उत्तरी अमेरिका का नक्शा उठाकर देखो, और उत्तरी अमेरिका का नक्शा उठाकर ना ये वाला भाग देखो, इसे सेंट एंड्रियान्स वरंस बोलते हैं। इसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई, बता रखा है मैंने तुमको पहले भी। और ये गोल्डन गेट भी तो बोल रहा सर। तो क्या हुआ, यहाँ संरक्षी प्लेट किनारा, 2 प्लेटें आपस में ऐसे अगल बगल टकरा रहे, और अगल बगल जैसे टकरा रहे ना, तो इसका करने से यहाँ कभी भी जब संरक्षी प्लेट किनारे, ये संरक्षी प्लेट किनारे आपस में टकराएंगे तो उनके सारे कभी भी ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होता। कहाँ तक निकलेगा ना लावा? निकल लो लावा, निकाल लो, निकल रहा लावा। सही बात, लावा तो निकलने का कारण क्या होगा? भयंकर भयंकर भूकंप आएंगे, तो इनके सारे भूकंप तो आते हैं। और भ्रंश का भी निर्माण हो जाए, कभी कभी धसक जा हो सकता है, या प्लेट नीचे धसक जाए इसके साथ, बिल्कुल भ्रंश नहीं पड़ जाए नीचे। क्या पड़ जाएगा? तो भ्रंश का निर्माण हो सके। अगर मैं पूछूं संरक्षी प्लेट किनारे तो भ्रंश का निर्माण हो सके, आप कहोगे हाँ हो सके। मैं पूछूं ज्वालामुखी का निर्माण हो सके, नहीं हो सकता, लावा निकलने की जगह ही नहीं है। सही बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्की बात, लॉक कर दूं? ये संरक्षी प्लेट किनारा। और ये संरक्षी प्लेट किनारा देखो, यहाँ सेंट एंड्रियान्स वरंस, ये उत्तरी अमेरिका दिखाई दे रहा है। उत्तरी अमेरिका नक्शा गलत बना है, यहाँ देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। यहाँ से ये सब टूट के दिन लोग यहाँ तक,
काफी हिस्सा टूट कर अलग होने वाला है। कारण क्या है? संनक्सी प्लेट किनारा आपस में ऐसा रगड़ बगड़ कर करते रहते। दुनिया में सबसे भयंकर भूकंप आया था यहाँ से, सेंट एंड्रियान भ्रंश, सेंट एंड्रियान्स भ्रंश इसके नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर पड़े, याद रखिए बात है, कोई दिक्कत? आज हमने बड़े अच्छे तरीके से बड़े प्यार के साथ महाद्वीपीय और महासागर के निर्माण को खत्म कर लिया। समझ में आई बात है? और पूरी तरह तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और जो मैंने नोट्स आने हो, नोट्स भेज रखा है, इस नोट्स को जब कहीं से स्टडी मार लो। मैंने कुछ चीजें इसमें स्किप करी, वो स्किप करने लायक थी भी, सही बात है। ऐसी चीज पढ़ने से पहले सोचने लेना चाहिए क्या छोड़ना मुझे, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हो। समझ आई बात है? पढ़ने से पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे छोड़ना क्या, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी हो। ये हमने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया। कल को नया चैप्टर चलेगा, उसका नाम है चट्टान, ठीक है? कल को हम उसका चट्टान का तहस नहस कर देंगे, सब कुछ तुम्हें याद करवा देंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दबा को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 कल